आपकी आ रही है, मेरी आ रही है हाँ आपको? हाँ हाँ, आ रही है बेटा, आ रही है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मनीषा, वॉइस आ रही है आपको? थैंक यू मैडम, एंड विश यू टू आल्सो। Hello. Yeah, hi sir. Good afternoon. Happy New Year. गुड आफ्टरनून बेटा, हैप्पी न्यू ईयर बेटा आपको। ठीक है, तो हम एलएलबी सेकंड ईयर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, अपनी क्लास जो फर्स्ट क्लास होगी आपकी। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। सगुफा, यश, वॉइस आ रही है बेटा आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं हम। तो जो आपका एलएलबी सेकंड ईयर है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको पता है बेटा कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे सेकंड ईयर में आपके? सर पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एक बार थोड़ा दिखा दीजिए क्या क्या है, हाँ जनरल हाँ, आइडिया है बिल्कुल ना बेटा। जी। तो बेटा सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जो वेद व्यास है उनके शायद हमारे एलएलबी जो फर्स्ट ईयर उसमें हाईएस्ट थे। ये गलत कह रहा हूँ बेटा, वेद व्यास आपके हाईएस्ट थे कि नहीं थे? नहीं सर, वाल्मीकि मिश्रा का है हाईएस्ट। अच्छा, वाल्मीकि का है। नहीं नहीं, वेद व्यास का, आई थिंक वेद व्यास बेटा आपने अच्छे से किया है। नहीं काफी ठीक है, आपका। नंबर ठीक है, बट हम 6 में जो है वाल्मीकि का आ गया सर। ये हाईएस्ट स्कोर बाई वाल्मीकि मिश्रा। हम्म, यस। चलो अच्छा है बेटा। वाल्मीकि तो आता था क्लास लेने, वाल्मीकि, ललिता। आज रविंदर रह गए, बाकी सब है सर, रविंदर रह गए आज। हाँ, रविंदर बाकी नहीं सारे आया बस। हम्म, बेटा स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? जी। Yes, sir. तो बेटा जो आपका एलएलबी सेकंड ईयर है, पहले थोड़ा ऊपर से बता देते हैं हम सेकंड ईयर में क्या क्या आएगा। बेटा जो सेकंड ईयर में बेटा आपका सिविल प्रोसीजर, स्क्रीन तो विजिबल है ना सबको? हाँ जी सर। यस सर, विजुअल। ठीक है, तो बेसिकली जो सेकंड ईयर, जैसे मैं बात करूं बेटा, आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हैं सारे बच्चे। तो जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में हमने जो बेटा आपका पढ़ा था, एक आपका आपका कौन सा क्रिमिनल वाला, ठीक है ना, तो वो आपका भारतीय नागरिक संहिता हो गया था, बीएनएस। तो सेम आपका इसमें जो सेकंड ईयर में दो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को चेंज करके क्या बोल दिया गया बेटा? बीएनएसएस बोल दिया गया, ठीक है ना। और आपका एक एविडेंस, एविडेंस को चेंज करके क्या बोला गया बेटा? बीएसए, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है ना, संहिता अधिनियम। जो बेसिकली सीआरपीसी को बीएनएसएस कर दिया गया है, और लॉ ऑफ एविडेंस, एविडेंस एक्ट को क्या कर दिया गया आपका? बीएसए कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सेकंड ईयर में बात करूं तो बेटा जो एलएलबी सेकंड ईयर है आपका थोड़ा सा लेंदी है, ज्यादा कठिन नहीं है। मेरे मेरे हिसाब से तो कठिन नहीं है। इसके प्रीवियस ईयर पेपर मेरे पास रखे हुए जो इस साल के बच्चों ने दिए थे, तो मैं अभी क्लास जब एंड होगी तो उसको मैं दिखाता ही था पहले की तरह, तो एक बार मैं आपको दिखा दिया करूंगा। बस थोड़ा सा चेंज क्या हो रहा है इस बार कि आपका जो एग्जाम है बेटा, टू बी ऑनेस्ट, वो शायद, मैं शायद वर्ड यूज कर रहा हूँ कि वो आपका सब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है ना, सेकंड ईयर। तो बेटा अगर सब्जेक्टिव होगा, आपको डीप नॉलेज होगी, आपके पास नोट्स प्रॉपर होंगे, आपको अच्छे से आता होगा, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने क्लासेस मिस की हैं, आपके पास नोट्स प्रॉपर नहीं है,
तो आपको क्या होगा बेटा, दिक्कत हो। क्लियर है चीज? ठीक है, वाल्मीकि मिश्रा, जी वेद व्यास, ललिता, जी सर। मनीषा। यस सर। ठीक है बेटा, तो हम इस बार क्या करेंगे, हम दोनों पैटर्न से चलेंगे। किस पैटर्न से चलेंगे सर? हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न से भी चलेंगे और सब्जेक्टिव। ठीक है ना? मे भी क्या हो सकता है, आपका सब ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा सब्जेक्टिव 100% चांस है, पर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। आखिरी तक आते आते चेंज कर देंगे, पर अभी के डिसीजन में हम मानेंगे तो आपका जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव ही हो। ठीक है, तो बेटा एलएलबी सेकंड ईयर में आपका सबसे पहला आता है जूरिस प्रूडेंस। जूरिस प्रूडेंस आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे थ्योरेटिकल अप्रोच है। इसको हम सबसे एंड की क्लास में करेंगे, जब आपका अप्रैल का मंथ स्टार्ट होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा पेपर 1 को। जो पेपर 2 है बेटा BNSS, वो हम थोड़े दिनों के बाद करेंगे। तो मैं पहले उन सब्जेक्ट को कवर अप करना चाहूंगा जो थोड़े इजी हैं। उसका रीजन क्या है? इजी हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। अगर जो डिफिकल्ट बुक है उसको हमने अगर पहले कर लिया सब्जेक्ट को, तो बेटा वो आखिरी के समय आपको रिवाइज करने में दिक्कत होगा। तो मेरे पैटर्न से चलेंगे जैसे मैं पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एलएलबी फर्स्ट ईयर में भी सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट 1 को चालू किया था। कॉन्ट्रैक्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 1 से लेके 75, ब्रीच ऑफ और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक। ठीक है ना? तो डिस्चार्ज के बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, आज की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में 4 चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा आपका आता है इंडेमनिटी, फिर आता है आपका गारंटी, फिर आता है आपका प्लेज, फिर आता है आपका एजेंसी। क्लियर है चीज? तो आज की क्लास आपकी इन 4 टॉपिक पे रहेगी एजेंसी तक। इसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट 2 की बात करूं तो इसमें 2 और टॉपिक ऐड होते हैं। मतलब ये जो बेटा आप बुक पढ़ रहे हो ना, इसमें सब में डिवीजन बना रखा है, यानी कि थोड़ा सा लेंथी कर रखा है पर आसान है, इतना कठिन नहीं। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट 2 में हम जब आगे जो पढ़ेंगे वो आएगा आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट 1932 आएगा। क्लियर है चीज? फिर बेटा इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूज आपका एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही चैप्टर है। फिर आपका लास्ट पेपर जो होता है, पेपर आपका होता है पेपर 8, जिसमें बैंकरप्सी और टैक्सेशन। तो मैं कौन सा कराऊंगा? मेरे अप्रोच से चलोगे तो बेटा आपको फायदा रहेगा टैक्सेशन लॉ। जो पिछले 2 साल से जो बच्चे मेरे से टैक्सेशन लॉ कर रहे हैं उनको सबसे इजी टैक्सेशन लॉ है। सबसे ज्यादा मार्क्स उनके टैक्सेशन लॉ में ही आए। टैक्सेशन लॉ में हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्स, पर मैं जीएसटी के बारे में भी थोड़ा बता दूंगा कि जीएसटी की नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट 2 के बाद हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ यानी प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे। इसमें किसी को डाउट है बेटा? तो बोलो बेटा, वेद व्यास, वाल्मीकि, नहीं सर। ललिता। नो सर। No, sir. पक्का किसी को डाउट नहीं है बेटा? स्टार्ट करें हम। जी यस सर। मनीषा डाउट है बेटा? मनीषा, यश? No, sir, you can start. No, sir. अब ध्यान से पढ़ना है बेटा, ठीक है? सबको ध्यान से पढ़ना है। अब कोई जो सेकंड ईयर है, एक बार मैं सेकंड ईयर के बारे में डिटेल को दिखाना चाहता हूँ। जो आपकी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहती है, जहां पर एग्जाम जिससे आप रजिस्टर है। तो सबसे पहले जो सीआरपीसी है बेटा, इसे बीएनएसएस का है तो मैं इसको कट कर दूंगा। फिर प्रॉपर्टी लॉ, जिसमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ ईजमेंट एक्ट लग जाता है, काफी अच्छा है आपका ये। इसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस आता है, जिसमें क्या आता है बेटा, बीएस से आता है आपका। फिर बेटा आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट 2। कॉन्ट्रैक्ट 2 हमने अभी पढ़ा क्या, आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें आती है, जिसकी आज की क्लास आपकी बेस रहेगी। पहले आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जिसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर गारंटी आता है, फिर बेलमेंट आता है, एजेंसी आता है और प्लेज आता है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, आपके सिलेबस में प्लेज नहीं है, पर मैं प्लेज को करवाऊंगा। ठीक है, फिर आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आएगा। फिर आपका बेटा आएगा पार्टनरशिप एक्ट आएगा।
1932। ठीक है, इसके बाद देखो इंटरप्रिटेशन है, स्टैट्यूज है, मतलब डिटेल में बता रखा है, मैं आपके पास पहुंचा दूंगा नीतू मैम से कह के ये टॉपिक भी, कि आपको दिक्कत ना हो। फिर हम ये टैक्सेशन लॉ करते हैं बेटा, मेरे को टैक्सेशन लॉ अच्छा लगता है। आपके ऑप्शन में दो हैं, जैसे आप अगर बैंकक्रप्सी लेना चाहते हैं तो बैंकक्रप्सी ले सकते हैं, फिर टैक्सेशन लॉ। पर बेटा मैं हर बार टैक्सेशन लॉ कराता हूँ, तो टैक्सेशन लॉ ही आप एग्जाम दे पाएंगे उधर। और टैक्सेशन लॉ ट्रस्ट में सबसे ज्यादा स्कोरिंग है एज कंपेयर टू आपका बैंकक्रप्सी लॉ। ठीक है, तो स्टार्ट करें बेटा। एक बार पैटर्न को देख लो, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, नहीं तो आपको डाउट हो कि सर क्या करा रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर ये जो टैक्सेशन लॉ बता रहे हैं, हाँ आइदर और है क्या? बैंकक्रप्सी लॉ और टैक्सेशन लॉ, इसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा? हाँ, एक आइदर और चूज करना है बेटा, एक चूज करना होता है। पर मैं टैक्सेशन लॉ पढ़ाता हूँ, काफी डिटेल में पढ़ाता हूँ नहीं, ठीक है, वाल्मीकि में। बट एग्जाम में, नहीं, एग्जाम, हाँ एग्जाम में कैसे आएगा एग्जाम में आपके पास यहाँ से जो डिटेल जाएगी ना इस अकेडमी से, वो टैक्सेशन लॉ का ही भरेंगे आपका फॉर्म। ठीक है ना, आपके बारे में जो बताया जाएगा यहाँ से। नीतू मैडम टैक्सेशन लॉ मुझसे पूछती है बेटा मैडम, जैसे LLB थर्ड ईयर में भी चॉइस होती तो मैं बताता हूँ ना कि ये सब्जेक्ट बच्चे के लिए बोलो, तो वही बोलती है मैडम। ठीक है, ठीक है सर, वो पूछना है कि टैक्सेशन लॉ और कराने का रीजन क्या है वाल्मीकि? अगर मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा, 2 मिनट ले सकता हूँ, आप वैसे भी इंट्रो क्लास है आपकी। तो जो टैक्सेशन लॉ कराने का मोटिव है बेटा, जैसे आप जैसे सगुफा की बात करूं और बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन की होगी, सब बच्चों ने ग्रेजुएशन आई थिंक की होगी, तो सबने ग्रेजुएशन में टैक्सेशन के बारे में पढ़ा होगा, इनकम टैक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स में जो कॉन्सेप्ट आएंगे, जो हेड आएंगे, 5 हेड होते हैं, वो आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है। तो उस थोड़ी थोड़ी नॉलेज से मैं चाहता हूं कि आपके LLB सेकेंड ईयर में मार्क्स क्या हो, इंक्रीज हो। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके बेटा अच्छे मार्क्स आए सबके, आप हमारे साथ कोई ऐसा बच्चा जिसकी बैक आ रखी है क्या फर्स्ट ईयर? सगुफा बैक आई है बेटा आपकी? सगुफा आई थिंक है। वाल्मीकि, ललिता, किसी की बैक थी बेटा? वेद व्यास? नहीं सर, सारे नहीं, भी नहीं है सर। और वाल्मीकि तो नो सर। टॉपर है सर डिस्टिंक्शन में। अरे मोहम्मद मैम, आपकी वो बेटा, छोड़ दीजिए। आपकी बैक थी मोहम्मद किसी में? कोई दिक्कत नहीं बेटा, किसी की बैक नहीं थी आपकी फर्स्ट ईयर में, मुझे पता है। काफी इजी होता है, जो फर्स्ट ईयर है बेटा एक लालच है। सेकंड और थर्ड ईयर में आपको पता चलता है कि सिलेबस होता क्या, लेंथीनेस होता क्या। ठीक है, तो स्पेशल सर कॉन्ट्रैक्ट हम फर्स्ट ईयर, 60। इसके जो सर फर्स्ट ईयर में जो है ना, मुस्लिम लॉ का जो पेपर था वो बहुत ही ज्यादा टफ था सर। तो मैंने तो पहले ही बोला था बेटा। इवन इवन दो जो नॉलेज वाले हैं सीनियर पर्सन जो मुस्लिम को, उनको भी कुछ आइडिया नहीं था कि इसका आंसर क्या होगा। दैट अच्छा, वाज रियली टू टफ। सर इसके अलावा जो लीगल लैंग्वेजेस था जो हाँ, हमारा दैट वाज study आल्सो नहीं या सेकंड कराया गया टफेस्ट। था। यस, दैट इज ऑल्सो नॉट टू मिस। वो बहुत इंपॉर्टेंट था और उसमें हमें कुछ भी नहीं कराया गया था, वो तो छेड़ा ही नहीं था आपने भी। हाँ हाँ, तो ज्यादा कठिन दे दिया था क्या बेटा? नहीं नहीं सर, था उसमें एक्चुअल में इंग्लिश वाला कुछ भी नहीं था, वो पूरा का पूरा ही लीगल टर्म्स का था। तो लीगल सर टर्म्स तो उसमें मैंने भेजा था ना ललिता, PDF तो भेजी थी मैंने, तो उससे उसमें तो से कुछ आएगा आया ना ही बेटा नहीं था नंबर। सर, वो सिलेबस से कुछ भी नहीं, नहीं उस पे आया नहीं था। है सर, अलग ही था वो पैटर्न जो है ना। वो चलो पैटर्न कोई अलग नहीं, ही था, वो सिर्फ कोई नहीं। एक सिनोनिम्स बार अलग। आप बेटा ऐसा करना, जब नेक्स्ट क्लास होगी ना ललिता, तो उसका PDF बनाना और जी मेरे सामने स्क्रीन करना शेयर, या तो आप नीतू ठीक, मैडम को भेज देना, नीतू मैडम मुझे भेजती है ना, तो मैं ठीक देखता है हूँ सर। क्या चीज कठिन थी। चलो कोई नहीं जी यार, कुछ एक बात बताओ, 8 सब्जेक्ट में से बेटा एक दो तो कठिन देंगे ना ललिता? अब सारे नहीं तो नहीं इजी सर, देंगे नहीं। देखो वो कराएंगे बट एज यू आर द मास्टर तो आपके लिए तो सब कुछ इजी है, बट हाँ, दिस इज समथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैं अग्री आप, करता हूँ बेटा। हाँ जी, तो मैं वही कह रही हूँ अब की बार आप हमें सारा कुछ ही कराइए, हाँ क्योंकि हाँ, हम लोगों को इस नहीं, बार जो तो आप कराऊंगा करा, बेटा मैं, जी इस जो बार आप तो कराते हो वो कराऊंगा। ध्यान रहता है। बिल्कुल वो हम्म, कहना चाह रही हूँ। मैं यस समझ गया बेटा आपकी बात। मैंने जी, आपको पहले ही कहा था जो मुस्लिम लॉ है वो आपका कठिन है ही। ठीक है ना, बिल्कुल वो मुस्लिम तो, लॉ का फर्स्ट ईयर में भी कठिन दिया था, जो अभी बच्चे थर्ड ईयर में उनको भी कठिन दिया था।
जी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं बेटा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने एलएलबी फर्स्ट ईयर में कवर अप किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका आज हम जो आज की क्लास में फिनिश करेंगे बेटा वो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 फिनिश करेंगे। ठीक है ना, फिर यूनिट 3 4 नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा आपका इंडेमनिटी। सर, एक चीज बोलना चाहूंगी बीच हाँ में। हाँ बोलो। आप ना एक सब्जेक्ट को 2 क्लास में खत्म कराने के बजाय कम से कम 3 क्लास में तो रखो, ताकि थोड़ा डीप हाँ नॉलेज हाँ, हम लोगों को भी आए। वो फिर बहुत स्पीड में होता है तो चीज नहीं हो पाती वैसे। समझ आओ इतना बेटा, मैं मना नहीं कर रहा। अब देखो जो आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पता ही है 1 सितंबर 1872 से लागू किया गया था। जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं मैं एलएलबी फर्स्ट ईयर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, वेजरिंग, कंसिडरेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंटिजेंट। ठीक है ना, इसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में 5 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। तो सबसे पहला आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब ये सेक्शन आपको दे रखे हैं बेटा, जो सेकंड ईयर में मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें सब कुछ सेक्शन डिटेल में, कि अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर आ जाता है तो आप टेंशन ना लीजिए। जो सब्जेक्टिव है मैं तरीका भी बताऊंगा कैसे लिखना है। अगर मान लीजिए आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, तो 20 नंबर में मैं एटलीस्ट 4 पेजेस को तो फिल करके आऊं। ठीक है ना, तो मेरे तो बेटा ये है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव हो तो ज्यादा ही सही रहेगा, वो ज्यादा बेनिफिट रहता है। सब्जेक्टिव में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी कठिन हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि पेपर और सर आपके ऑब्जेक्टिव में सर बहुत ज्यादा चीटिंग होता है वहां पर। क्या एक्चुअल चीटिंग होती है? सब्जेक्टिव हो हाँ तो पता चले कि रियल में जो है ना आदमी कौन पढ़ा है नहीं पढ़ा है। हाँ, वही वहां तो तो बेटा। सारे इवन टीचर लोग भी इन्वॉल्व हो गए, ये कब इसका है इसका है। बहुत ज्यादा, मतलब मेरी लाइफ में मैंने पहले बार ऐसा एग्जाम देखा कि भगवान मालिक है क्या कोई नहीं बेटा, बोलूं। तो कोई नहीं, क्या अच्छी बात है ना, तो क्या दिक्कत है? मार्क्स आ रहे ना, देखिए हम तो नॉलेज ले रहे हैं ना। अब नॉलेज में अगर हमने 1 2 नंबर में हेल्प ले ली तो क्या दिक्कत है इसमें? देखो आप, कोई नहीं। अब स्टार्ट करते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली आपका होता है क्या, अगर मैं इसको डिफाइन करूं लीगल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म, जैसे कि आपका एक इंश्योरेंस। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दिखाना चाहूं बेटा, एग्जांपल से पहले हम समझेंगे, जब भी लॉ पढ़ेंगे तो एग्जांपल देखेंगे फिर लॉ पे जाएंगे। तो एग्जांपल में जैसे बीटा इंश्योरेंस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है किसी अल्फा लिमिटेड के साथ to compensate the loss for accidental fire to the company stock of goods 50 lakh for a premium of 1 lakh. तो दिस इज अ एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किस पे अप्लाई होता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जब कोई इवेंट हैपन होगा तो उस पे आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखो आप, जैसे दूसरा अगर वही एग्जांपल देखो, अगर किसी पर्सन है, बाबू राव ने शाम को राजू को मारने के लिए क्या दिया है, एक इंडेमनिटी प्रॉमिस की है। अब इस इंडेमनिटी में श्याम राजू को मारता है तो उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो श्याम का जो क्लेम नहीं कर सकता बाबू राव से, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, इलीगल। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बट लाइफ का नहीं होता। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करूं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपका अप्लाई किस में होता है, इंश्योरेंस के केसेस में होता है। और इंश्योरेंस कौन से, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। तो मैं अगर बात करूं बेटा इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन आपको सेक्शन के हिसाब से दे रखा है एज पर सेक्शन 124। अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 2 पर्सन के बीच में जिसमें एक पर्सन इंडेमनीफाई कंपनी इंडेमनीफाई का मतलब क्या बोल रहा है, कंपनसेट और रीअम्बर्स की लॉस जो अदर पार्टी के लिए हो रहा है, कंडक्ट ऑफ पार्टी
और अदर थर्ड पार्टी, तो जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है अदर पार्टी को सेव करने के लिए उसे इंडेमनीफायर कहेंगे। और जो पर्सन प्रॉमिस है टू बी सेव अगेंस्ट द लॉ, जैसे ए ने बी के लिए प्रॉमिस किया, तो ए क्या हुआ, इंडेमनिटी होल्डर हुआ, और बी क्या हुआ, ये ए क्या हुआ, इंडेमनीफायर हुआ, क्योंकि वो कंपनसेट दे रहा है, बचा रहा है। और बी, जो बी बच रहा है, वो क्या हो गया, आपका इंडेमनिटी होल्डर। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपका किस फॉर्म में होता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ये आपका अनलॉफुल नहीं हो सकता। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ऑलवेज अप्लाई इन द केसेस ऑफ, किस में अप्लाई किया जाएगा बेटा, आपका लीगल टर्म्स में, लीगल वाले, ठीक है ना, इलीगल में अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है बेटा इसमें? नो सर। बताओ बेटा, ललिता, नो सर, वाल्मीकि, क्लियर है। सगुफा, मनीषा, यश, कोई डाउट है इसमें किसी को? No, sir. वेरी गुड। तो इंडेमनिटी हमने समझ लिया। इंडेमनिटी को मैं एक बार फिर से 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। इंडेमनिटी बेसिकली आपका एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लॉस को कंपनसेट करने के लिए एक प्रॉमिस किया जाता है फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में। जो फर्स्ट पार्टी होती है वो आपकी कौन सी होती है, इंडेमनीफाई होती है, जो कंपनसेट करेगा लॉस के लिए। सेकंड पार्टी कौन सी होती है बेटा, आपकी इंडेमनिटी होल्डर। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका किस पे अप्लाई किया जाता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है आपका अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो इसके कुछ राइट्स है, ये राइट्स आपको पढ़ने हैं बेटा। इंडेमनिटी होल्डर में इतना ही, इससे ज्यादा टॉपिक बड़ा है नहीं है। राइट्स की बात करें इंडेमनिटी होल्डर की, तो बेसिकली कोई भी डैमेजेस हो रहा है तो इसमें इंडेमनिटी होल्डर है तो बाउंड होगा पे में करने के लिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई हो रहा है। एनी एक्सपेंसेस विद विच द इंडेमनिटी होल्डर इज बाउंड टू पे एज टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट, सूट को ब्रिंग करने के लिए, डिफेंड करने के लिए इंडेमनिटी होल्डर बाउंड करेगा पे करने के लिए। सारे के सारे अमाउंट जो इंडेमनिटी होल्डर पे करेगा इन कनेक्शन टू द सेटलमेंट ऑफ द सूट। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, इसके बाद बेटा कॉन्ट्रैक्ट आता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जो गारंटी आपका 126 से डील करता है। अगर मैं बात करूं, हमारा सेक्शन जो हम पढ़ेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सेक्शन 124 से 238 एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो 124 से 125 तो आपका इंडेमनिटी था। अब गारंटी कौन सा सेक्शन होता है बेटा, 126 से 147। तो अब गारंटी होता क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा, ए और फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, क्या फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी को कुछ अमाउंट पे करे जो उसने लोन लिया था। लेट सपोज सेकंड पार्टी उस अमाउंट को पे नहीं कर पा रहा, तो इस बिहाफ पे जो थर्ड पार्टी है वो क्या है, श्योरिटी। वो ऐसा श्योर कर रहा है कि मैं अगर सेकंड पार्टी नहीं पे कर पाया तो फर्स्ट पार्टी को अमाउंट पे करूं, किसके बिहाफ पे, सेकंड पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऐसा प्रॉमिस होता है परफॉर्म करने के लिए, लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। अब ये जो गारंटी होती है आपकी या तो ओरल हो सकती है या फिर आपकी रिटर्न हो सकती है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें? नो सर। सो बेसिकली अगर तीन पार्टीज की बात करूं गारंटी में, तो सबसे पहला डेटर, श्योरिटी और क्रेडिटर। श्योरिटी कौन होता है, जो गारंटी देता है, जैसे कि थर्ड पार्टी। फर्स्ट और सेकंड पार्टी में डेटर होता है और एक क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, जिसको गारंटी दी जा रही है, सेकंड पार्टी। और डेटर कौन हो गया, फर्स्ट पार्टी जिसका एक डिफॉल्ट है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बाहुबली ने
एक लोन दे रखा है 10,000 को भल्लाल देव को। अब गटप्पा उसका बॉस है, किसका? भल्लाल देव का, यानी कि सेकंड पार्टी का। उसने क्या बोला, अगर भल्लाल देव लोन को पे नहीं कर सकता तो उसके भी आप पे कौन पे करेगा? थर्ड पार्टी, यानी कि कटप्पा, जिससे श्योरिटी कहते हैं। ठीक है, तो बाहुबली इसमें कौन है बेटा? क्रेडिटर है, जो दे रहा है, जिसको लोन का अमाउंट पे करना है। ठीक है, और भल्लाल देव कौन है? प्रिंसिपल डेटर। और गटप्पा कौन है? श्योरिटी। इसमें कोई डाउट है बेटा किसी को? नो सर, क्लियर है। हाँ सर। पक्का क्लियर है बेटा? अब मैं वाल्मीकि मिश्रा से पूछना चाहूंगा बेटा, गारंटी के जो 3 पार्टी हैं उनके नाम बताएंगे बेटा एक बार आप। सर एक ये प्रिंसिपल डेटर, second वेरी is गुड। surety, and third is creditor. So in this example, so debtor would be the Balaldev, and the surety would be the Katappa, and the third creditor would be the Bahubali. The party who receives the payment is called principal debtor. The party who No, sir. Party who receive the payment is creditors, हम्म and who give the payment that is the debtors, and the third person is the surety. ठीक है, वेरी गुड। Yeah. ललिता आप बताओ, तीनों पार्टीज बेटा गारंटी की। हाँ जी सर, इसमें जो प्रिंसिपल क्रेडिटर है वो बाहुबली है, क्योंकि वो उसे हाँ। लोन दे रहा है। और हाँ, जो ठीक है। प्रिंसिपल डेटर है दैट इज भल्लाल देव, क्योंकि वो पैसा ले रहा है। और जो कटप्पा है ही इज द श्योरिटी, कि अगर भलाल ठीक है। कल को वापस नहीं करेगा देन ही विल रीपे द लोन अमाउंट टू बाहुबली। ठीक है, वेरी गुड। कोई डाउट है बेटा? आगे चले। मनीषा, सगुफा, क्लियर है Yes, sir. बेटे आपको? यस, Yes, sir. चले बेटा। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। देखो आप, इसके बाद आपका आता है बेटा कंसिडरेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर कोई भी डन प्रॉमिस मेड हो रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ डेटर, मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन उसको पे करना चाहिए गारंटी के भी आप पे। जैसे एक एग्जांपल बोल रखा है कि मैरी ने रिक्वेस्ट किया सलमान को सेल और डिलीवर गुड्स क्रेडिट में। अब सलमान एग्री हो गया करने के लिए, प्रोवाइडेड सुनील क्या करेगा? उसकी पेमेंट करेगा। सुनील ने प्रोमिसेस क्या? गारंटी पेमेंट इन कंसिडरेशन to deliver the goods to Mary. This is a sufficient consideration for Sunil promise. तो इसमें consideration भी आ सकता है। ठीक है, consideration हमने पढ़ा था LLB फर्स्ट ईयर में, समथिंग इन रिटर्न होता है जो। इसके बाद देखो श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है? को एक्सटेंसिव होती है किसके बिहाफ पे? प्रिंसिपल डेटर के। इन सिंपल वर्ड्स में पढ़े तो जो श्योरिटी वो लायबल रहेगा प्रिंसिपल डेटर आपका, जब तक for what the principal debtor is liable. Liability of surety का एक सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है बेटा? वेद व्यास डेटर की होती है कि क्रेडिटर की होती है पे लोन करने के लिए? Creditors की सर। वेरी गुड। सॉरी, डेटर्स की सर। यही तो डेटर्स कंफ्यूजन की सर, वो लेना। हाँ हाँ हाँ, वो कंफ्यूज, वो डेटर्स की होगी। ठीक है, क्रेडिटर्स तो जो तो दिया है, यस, डेटर्स क्रेडिटर्स की होगी। अब अगर मैं बात करूं बेटा टाइप ऑफ गारंटी की, तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ गारंटी। 2 टाइप ऑफ गारंटी, स्पेसिफिक एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी कौन सी होती है? जो चलती रहती है, ठीक है ना, फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, जो चलती रहती है। और स्पेसिफिक गारंटीज होती है गारंटीज विच इज ओनली फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस। इसमें देखेंगे बेटा अगर स्पेसिफिक गारंटी तो ये लिमिटेड किसके लिए होगी? पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए। वही कंटिन्यूइंग गारंटी किसके लिए होगी? लायबिलिटी कंटिन्यूज टिल द डिस्चार्ज ऑफ ट्रांजेक्शन और विड्रॉल ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। ये कब तक रहेगी बेटा? जब तक डिस्चार्ज हो रहा है किसका? ट्रांजेक्शन का, या फिर विड्रॉल हो रहा है किसका? ट्रांजेक्शन का। इसके बाद देखो बेटा डिस्चार्ज की बात करें, सीओटी की डिस्चार्ज कब खत्म होती है? बेसिकली रिवोकेशन। रिवोकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिवोकेशन बेटा? कोई बताएगा? हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। हाँ जी, किसी चीज को वापस करना, कैंसिल करना, उसको रिवोक करना। कैंसिल करना, इधर बाय वर्ड्स और रिटर्न बेटा ललिता।
सर बाय रिटर्न। वेरी गुड। तो सबसे पहले देखो हम क्या पढ़ेंगे, इसमें किसके थ्रू डिस्चार्ज हो सकता है। या तो क्रेडिटर खुद से मना कर दे, कैंसिल हो जाए दोनों पार्टी से, या फिर आपका इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कि कोई इलीगल टर्म्स में बना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इसमें देखो आप बेटा, सबसे पहले रिवोकेशन कैसे हो सकता है आपका, दो टर्म्स में समझाया गया। सबसे पहले सर लास्ट रिवोकेशन हो पॉइंट क्या था? सकता है। सॉरी, हाँ हाँ बोलो लास्ट पॉइंट बेटा। क्या है? सर लास्ट पॉइंट क्या है? बाय इन वैलिडेशन ऑफ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बेटा आपका इलीगल टर्म्स में बनाया गया। ठीक है मनीषा। ओके सर। सबसे पहले रिवोकेशन आता है, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी में एट द टाइम में बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय द नोटिस टू द क्रेडिटर। अभी आपका श्योरिटी के भी आप पे रिवोक करा जा सकता है फ्यूचर ट्रांजैक्शन से। कैसे? क्रेडिटर को एक नोटिस दे के। कौन देगा? श्योरिटी, जो गारंटी दे। फिर रिवोकेशन बाय ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी श्योरिटी की डेथ से, जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, जैसे कि कोई लोन पे कर रहा है, ठीक है बेटा, जैसे मैं ईएमआई पे कर रहा हूं, मेरी 1 साल की ईएमआई, और मेरे भी पे मैंने आईफोन 17 प्रो लिया है अभी, तो मेरे पापा मेरा लोन पे कर रहे हैं। आजकल के बच्चे ऐसे ही तो करते हैं, मेरे पापा लोन पे कर रहे हैं, और मेरे पापा की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो इसमें इस केस में जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो क्या हो गया बेटा? आपका रिवोक हो गया। ठीक है ना? तो डेथ ऑफ श्योरिटी रिजल्ट इन रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन। However, the surety state remains liable for the past transaction which already taken place. तो जो श्योरिटी का स्टेट है वो रिमेन लाइबल रहेगा किसके लिए? पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए। इसके बाद देखो बेटा आप, लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन प्राइमरी लाइबल नॉट अफेक्टेड बाय द अरेंजमेंट बिटवीन देम, वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर डिफॉल्ट। इस केस में क्या कह रहा है? अगर मान लो दो पर्सन की लाइबिलिटी है, तो उसमें एक पर्सन श्योरिटी के लिए डिफॉल्टर रहेगा। जैसे एग्जांपल से हम समझे तो सलमान और शाहरुख ने क्या बना रखा है? जॉइंट और सेवरल प्रीमिसी नोट बना रखा है। जो बेटा आपका एक चैप्टर आता था बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसमें आपके दो टर्म आते थे, प्रोमिसरी नोट आता था और एक बिल ऑफ एक्सचेंज आता था। प्रोमिसरी नोट क्या कहता था? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मेरी इच्छा है मैं दूं या ना दूं। और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहता था? अनकंडीशनल ऑर्डर, मेरे को देना ही देना है। तो इस एग्जांपल में क्या कह रहा है? सलमान एंड शाहरुख ने एक ज्वाइंट और प्रीमिसरी नोट दिया आमिर को। सलमान क्या कर रहा है? इनफैक्ट शाहरुख के लिए एक श्योरिटी दे रहा है। आमिर को पता है एट द टाइम द नोट इज मेड, द फैक्ट दैट सलमान टू द नॉलेज ऑफ आमिर मेड द नोट एज श्योरिटी फॉर द शाहरुख इज नो आंसर टू द शूट। अब इसमें देखो दोनों बंदे लाइबल है। कौन? सलमान शाहरुख दोनों बंदे लाइबल है। उन्होंने प्रोमिसरी नोट बना रखा है। तो प्रोमिसरी नोट तो बेटा एक इच्छा होती है, मैंने आपको पहले बोला, अंडर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। तो इस केस में अमीर क्या कर सकता है? दोनों से लाइबल है, क्या करने के लिए? पेमेंट को रिसीव करने के लिए। इसके बाद देखो बेटा, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन से कैसे श्योरिटी हो सकता है? तो श्योरिटी की डेथ से, ठीक है ना, या फिर श्योरिटी के बेटा नोटिस देने से। किसको? नोटिस टू द क्रेडिटर। अब इसके बाद आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। किससे? कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर से। तो जो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी है वो वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कोई बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उससे क्या हो सकता है? आपका डिस्चार्ज हो सकता है श्योरिटी का। कोई भी चेंजेस मेड हो रहे हैं बेटा किसमें? टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। किसके बीच में? डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में, बिना किसी श्योरिटी के कंसर्न वो डिस्चार्ज कर सकते हैं श्योरिटी को सब्सिक्वेंट चेंज के लिए। ठीक है, अगर जैसे इसके एग्जांपल को पढ़ें, अक्षय ने श्योरिटी दिया है चंकी को फॉर बिल्ले कंडक्ट एज अ मैनेजर इन बैंक में। उसके बाद दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में अक्षय का कंसर्न नहीं है और बिलाल की सैलरी क्या हो गई? रेज हो गई। तो लायबल किसके लिए रहेगा बेटा? 1/4 ऑफ लॉसेज ऑन द ओवरड्राफ्ट के लिए।
अब इस केस में अक्षय डिस्चार्ज हो सकता है आपकी श्योरिटी शिप से, क्योंकि वेरिएंस यानी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बदलाव किए गए। ठीक है ना। अब जैसे मैं अगर आपसे बात करूं बेटा, मैंने कोई मोबाइल या कोई बाइक ईएमआई पे लिया और ईएमआई के कॉन्ट्रैक्ट वेरिएंस यानी चेंजेस किए जा रहे हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में उसकी अमाउंट को इंक्रीज किया जा रहा है। तो इस केस में मेरे जो श्योरिटी जिसने मेरे बिहाफ पे ले रखा है वो क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएंस हो रहा है, बदलाव हो रहा है। इसके बाद देखो बेटा, सेकंड एग्जांपल भी सेम ही कहता है, विदाउट नॉलेज अगर कुछ ऐसा दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस श्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद देखो थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है बेटा, चंकी ने कराया 1 मार्च के लिए, अक्षय ने गारंटी किया रीपेमेंट के लिए, अब चंकी कर रहा है 1 जनवरी, तो अक्षय को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा एज द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन वैलिड। बात तो 1 मार्च की हुई थी ना, पर दे कब दिए 1 जनवरी को, तो तभी डिस्चार्ज हो जाएगा जो अक्षय की गारंटी है। इसके बाद देखो बेटा, डिस्चार्ज और श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। कोई श्योरिटी डिस्चार्ज किया जाएगा किससे, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर से, जिसमें प्रिंसिपल डेटर रिलीज कर सकता है ओमिशन ऑफ क्रेडिटर, तो इसमें प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज करा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, आपका डिस्चार्ज और श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड नॉट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर का, जिसमें क्रेडिटर क्या करेगा, एक सेटलमेंट बनाएगा डेटर के बीच। इस चीज में प्रॉमिस तब स्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटा, जब एक टाइम पीरियड आ जाता है। यहां तक क्लियर है? डाउट है किसी को? डिस्चार्ज बाय श्योरिटी और डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन में बेटा बोलो, वाल्मीकि, मिश्रा, वेद व्यास, ललिता, मनीषा। नो सर, क्लियर है। ठीक है ना। जैसे जैसे बेटा मैं क्लास लेता जाऊंगा ना, घर में इसको पढ़ना है, एक बार पढ़ो, तो दिमाग के ऊपर से सब जाएगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी आगे चल के। आप क्लास के बाद सर नोट्स भिजवा दीजिएगा मैडम को बोल के, हाँ एक हाँ सिलेबस पक्का का और ये नोट्स का, दोनों सिलेबस भी और नोट्स दोनों। बेटा। मैंने पहले जब क्लास आपकी स्टार्ट होती है ना, तो मैं उससे जी पहले मैम को भेज देता हूँ। शायद रात हो गई होगी तो मैडम ने भेजना भूल गई होंगी, पर एक बार मैं मैम को बोल दूंगा। ठीक है, जी जी, थैंक यू। भेजा हुआ है वैसे। भेजा हुआ है, हाँ जी। भेज रखा है बेटा। अभी भेजा हुआ क्या? जी आया तो नहीं था। नहीं सर, नहीं आ नहीं रखा। नहीं आया सर, नहीं आया, नहीं आया सर, नहीं आया। नहीं आया सर, नहीं आ जाए कोई नहीं। नहीं आया, नहीं आया। ठीक है, भेज देंगे मैम। तो देखो केसेस कुछ ऐसे हैं जिसमें श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है। जब आपका सबसे पहले श्योरिटी डिस्चार्ज कब नहीं होगा, जब प्रिंसिपल डेटर को एक थर्ड पार्टी ने टाइम दे रखा है, क्रेडिटर की डिले हो रही है, रिलीज ऑफ फंड को श्योरिटी डिस्चार्ज कर रहा है, किसी अदर को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है। इसके बाद देखो, जैसे हमारे डिस्चार्ज और श्योरिटी क्रेडिटर के एक्ट या ओमिशन से हो रहा है, भूल गया है कोई चीज क्रेडिटर, तब आपका डिस्चार्ज हो सकता है श्योरिटी। सिक्योरिटी क्या हो गई, लॉस हो गई, क्रेडिटर ने कोई पार्ट लूज कर दिया, सिक्योरिटी गिवन टू हिम एट द टाइम ऑफ गारंटी, तब श्योरिटी क्या कर सकता है, आपका डिस्चार्ज हो सकता है। इसके बाद देखो बेटा, आपका लास्ट जो था डिस्चार्ज और श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन, यानी कि इलीगल टर्म्स में। इलीगल टर्म्स में मैं अगर बात करूं, कोई गारंटी कैसे ऑब्टेन की कर रखी है बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन से। मिस रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब है क्या था बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन कोई बताएगा मुझे? गलत जानकारी दिया गया हो सर, जो ये फैक्ट है आपका उसको ना बताया होगा कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में। ये आपका एलएलबी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था क्या बेटा हमने? यस, पढ़ा है वो सर। कहाँ पढ़ा था बेटा? मेरे एक ख्याल से टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट में होगा, ही था सर, ध्यान करो। पढ़ा होगा। ये सर कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स में था कि कैसे इसको वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड, हाँ, वाइड और इनवैलिड कब होगा कॉन्ट्रैक्ट यस, उसमें सर। मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसेंट किसी फैक्ट को डेलिबरेटली हाइड करके चीजों को बताना कि ये नहीं था वो। बेटे फ्री कंसेंट में था ललिता, फ्री हाँ जी, कंसेंट।
हाँ जी, फ्री ठीक है कंसेंट ना। हाँ। फ्री कंसेंट में हमने पढ़ा था, फ्री कंसेंट में हमने क्या पढ़ा था बेटा, ये कि जो मीटिंग ऑफ फ्री माइंड्स होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को बनाते समय। कॉन्ट्रैक्ट को बनाते समय अगर हम कोई कोर्जन, कोई अनडू इन्फ्लुएंस, कोई फ्रॉड, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइडेबल। वाइडेबल किसके टर्म्स में होता है, एट द ऑप्शन ऑफ फर्स्ट पार्टी के टर्म्स, जो सेकंड पार्टी सब पर करे, अग्रीड पार्टी, उसके टर्म में जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। क्लियर है ना बेटा ये चीज, जी सर। Yes. ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो गारंटी का भी अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से हो रही है, गलत फहमी से हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका इनवैलिड होगा, ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट, छुपाने से, कीपिंग साइलेंस, तब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। फेलियर टू को श्योरिटी टू ज्वाइन एज अ श्योरिटी, जो श्योरिटी दे रहा है वो श्योरिटी कराने में असक्षम है, तब क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखो बेटा, कुछ राइट्स दिए गए हैं श्योरिटी के। अब ये राइट्स क्या होते हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल डेटर के लिए, क्रेडिटर के लिए और को श्योरिटी के लिए। सबसे पहला राइट होता है सब्रोगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सब्रोगेशन बेटा, किसी को कुछ इंफॉर्मेशन है, सब्रोगेशन कोई बताना चाहेगा मुझे? बताओ ललिता। सर सॉरी, नो आइडिया। कोई दिक्कत नहीं है। वाल्मीकि, वेद व्यास, मनीषा, सब्रोगेशन इंग्लिश वर्ड है। No idea, sir. ये बेसिकली बेटा एक इंश्योरेंस का वर्ड है जो एक रिलेट करता है ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना। कि जैसे अगर मैं बात करूं सब्रोगेशन की बेटा, तो जो कि सारे राइट्स है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर इंश्योरेंस में जैसे फर्स्ट पार्टी ने अपनी बाइक या स्कूटी किसी सेकंड पार्टी को दी, तो जो उसके इंश्योरेंस के राइट्स है वो सारे ट्रांसफर किसको हो गए, सेकंड पार्टी। तो जो सेकंड पार्टी से अगर किसी ने बाइक को चोरी किया, ठीक है ना, तो जो इंश्योरेंस का पैसा है वो फर्स्ट पार्टी को मिलेगा, सेकंड तो किसको मिलेगा, सेकंड पार्टी को, जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है। तो सबसे पहला बेटा प्रिंसिपल डेटर के लिए बोल रहा है राइट ऑफ सब्रोगेशन। अगर श्योरिटी के बिहाफ पे श्योरिटी ने पेमेंट की है क्रेडिटर के बिहाफ पे, किसके लिए, प्रिंसिपल डेटर के लिए, तो श्योरिटी के पास क्या है, ऑल द राइट दैट द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। यानी कि सारे के सारे राइट्स ट्रांसफर किसके कर दिए गए बेटा, श्योरिटी के पास। क्लियर है चीज, कोई डाउट है इसमें? बताओ बेटा, किसी को डाउट है? वाल्मीकि, ललिता। सर No, sir. एक बार इस पॉइंट को दोबारा बता दो प्लीज। अरे बेटा मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे श्योरिटी क्या कर रहा है, प्रिंसिपल डेटर का लोन पे कर रहा है, किसके भी यहाँ पे, क्रेडिटर पे। तो जो क्रेडिटर के राइट्स थे वो सारे के सारे ट्रांसफर किसके हो गए, श्योरिटी। ठीक है ना, वो ये कह रहा है, ठीक है। जी हाँ जी। फिर बेटा राइट ऑफ इंडेमनिटी आता है। राइट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी क्या आता है बेटा, कोई समझाएगा? अभी अभी पढ़ा था मैं, थोड़ा सा भूल सा गया, कोई मुझे सर समझाएगा कॉन्टीजेंट, इंडेमनिटी? जो हाँ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें हाँ, वेरी इंडेमनिटी गुड। बॉन्ड होता है। हाँ यस। वेरी गुड। आपका बैच मुझे शुरू से अच्छा लगता था, जो फर्स्ट ईयर जब हम पढ़ते थे, तो मैंने आपको पहले कहा था सबसे बेस्ट बैच लगा, क्योंकि पूरा थैंक यू। अच्छा बैच है और लिसनिंग में भी है सारे। वेद व्यास, वाल्मीकि मिश्रा, वाल्मीकि मिश्रा तो काफी बार आता भी था, आए भी थे इधर। याद है ना बेटा वाल्मीकि मिश्रा, चेहरा याद है कि भूल गए? वाला वॉइस आ ग्रुप रही? में यार ललिता, बट तबीयत खराब हो गया। नेक्स्ट बैच में आएंगे। हाँ ठीक है बेटा, कोई आराम नहीं, से अभी भी। खांसी जुकाम चल ही रहा है यार, मेरे को भी खुद खांसी हो रही है काफी दिनों से, ठीक है। जी सर, इसलिए। कोई दिक्कत नहीं। तो इंडेमनिटी क्या था बेटा, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पे जो अप्लाई किया जाता था, किस पे, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। तो हर एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक एम्प्लॉयड प्रॉमिस है, किसके लिए, डेटर का, टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी। श्योरिटी के लिए क्या है, प्रिंसिपल डेटर का एक राइट है कि श्योरिटी एंटाइटल करेगा रिकवर प्रिंसिपल डेटर वट एवर समर
इज राइटफुल पेड अंडर द गारंटी बट नो सम विच इज पेड रॉन्गफुली। यानी कि मान लीजिए अगर कोई गलती से श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर को अमाउंट पे किया और प्रिंसिपल डेटर क्या निकला, कोई चोर निकला या फिर उसको गलती से मिला है, तो इस केस में क्या हो सकता है कि जो श्योरिटी के पास एक राइट है इंडेमनीफाई का टू कंपनसेट द लॉस। ठीक है ना, अगर इंडेमनीफाई की बात करें टू कंपनसेट द लॉस इनकर्ड, तो इस केस में कौन ले सकता है बेटा, आपका श्योरिटी ले सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर की हम बात करें तो क्रेडिटर में सबसे पहले सेट ऑफ शेयर रिडक्शन। ठीक है ना, क्रेडिटर क्या कर सकता है, सबसे पहले जो श्योरिटी के राइट है वो क्रेडिटर की सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकता है। यानी कि अगर मेरी किसी ने एज अ श्योरिटी राइट को कंसीडर किया तो वो क्या कर सकता है, मेरे यूटिलाइज कर सकता है बेनिफिट को। तो जो श्योरिटी वो अनटाइटल है किसके लिए, बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी के लिए जो क्रेडिटर कर सकता है प्रिंसिपल डेटर के। ठीक है, अगर क्रेडिटर लूज हो रहा है बिना किसी कंसर्ट ऑफ श्योरिटी पार्ट ऑफ श्योरिटी के, तो श्योरिटी इसमें डिस्चार्ज हो जाए। राइट टू सेट ऑफ क्रेडिटर ने अगर स्यू कर रखा है श्योरिटी के लिए, तो इस केस में क्या होगा, जो श्योरिटी है उसके पास एक बेनिफिट है सेट ऑफ का, प्रिंसिपल डेटर है अगेंस्ट द क्रेडिटर, वो सेट ऑफ ले सकता। ठीक है बेटा, शेयर रिडक्शन जैसे कि कुछ पैसा श्योरिटी दे सकता है, कुछ पैसा क्रेडिटर दे सकता है। तो राइट टू शेयर रिडक्शन इसमें भी प्रपोर्शनेट बेसिस पे क्या हो सकता है, पेमेंट को दिया जा सकता है। कैसे, इफ प्रिंसिपल डेटर बिकम द इंस्टॉल। बेटा इंस्टॉलमेंट क्या होता है, कोई समझाएगा मुझे? सर बैंकरप्ट जब कंपनी बैकरप्ट हो जाए, बैंकक्रप्ट इन अनेबल टू पे द डेट। ठीक है, वेरी गुड। फिर राइट अगेंस्ट द क्यों श्योरिटीज, हमने कुछ राइट्स पढ़ रहे हैं बेटा, जैसे प्रिंसिपल डेटर के राइट्स हैं, तो ये राइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर हमने कवर अप कर लिया, सब्रोगेशन यानी ट्रांसफर करना, इंडेमनिटी टू कंपनसेट द लॉस, राइट टू सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी किस भी आप पे होगा, सेट ऑफ के भी आप पे, शेयर रिडक्शन के भी आप पे। ठीक है, इसके बाद क्या क्या राइट्स होते हैं को श्योरिटीज के। अब ये को श्योरिटीज क्या कहना चाहता है, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा बेटा, कि जैसे तीन बंदे अनिल, बिलाल और चंकी, वो श्योरिटीज है। ये तो क्या है, को श्योरिटीज। श्योरिटी एक बंदा होता है, को श्योरिटीज काफी सारे बंदे होते हैं। उन सब ने किसको दिया बेटा, दिनेश को एक अमाउंट पे कर रखे 3,03,000 रुपीज लेंट टू मुकेश। अब मुकेश ने क्या करा, डिफॉल्ट इन पेमेंट कर दिया। तो ये जो श्योरिटी, मुकेश कौन है, क्रेडिटर। और नहीं नहीं, मुकेश आपका प्रिंसिपल डेटर है और ये दिनेश आपका क्रेडिटर। तो मुकेश क्या हो रहा है, मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट। तो जो तीन बंदे अनिल, बिलाल और चंकी लाइबल रहेंगे किसके लिए बेटा, एज अ प्रपोर्शनेट बेसिस पे इक्वली देने के लिए 1,000 किसको ईच। ठीक है ना, लाइबल देमसेल्फ टू पे द 1,000 रुपीज टू किसको, मुकेश को बेटा कि दिनेश को, कोई बताएगा मुझे? बताओ बेटा, किसको पे करेंगे, मुकेश को कि दिनेश को? सर दिनेश को। किसको, वेद व्यास? दिनेश करेंगे क्योंकि हाँ दिनेश यहाँ दिनेश पे को, very good। हाँ very सिक्योरिटी good। है दिनेश को। हाँ हाँ वेरी गुड बेटा, तो सगुफा ने भी सही आंसर दिया बेटा। ठीक है, इसके बाद देखो आप, अब जैसे सेकंड एग्जांपल भी सेम क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अनिल भिलाई चंकी का। तो अनिल क्या रिस्पॉन्सिबल रहेगा, 1/4, 1/4 और 1/2। 1/4, 1/4, 1/4 और 1/2। तो इसका एक रेशियो बनाएंगे। रेशियो कैसे बनेगा बेटा, रेशियो इन्होंने समझा रखा होगा। जैसे अगर 3,000 का अमाउंट है ना, नहीं 1,000 का अमाउंट है, तो 1,000 का 1/4 कितना हो, 250। 1/4 कितना हो, 250। 1/2 कितना हो, 500। तो ये कैसे पे कर सकते हैं बेटा, एक प्रपोर्शनेट बेसिस पे कर सकते हैं। यानी कि अनिल कैसे करेगा पे 250, बिलाल कैसे करेगा 250, चंकी कैसे करेगा 5। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें? चले आगे हम।
तो कोश्योरिटी में सबसे पहले कोश्योरिटी क्या करते हैं बेटा, लायबल रहेंगे कंट्रीब्यूट किसके लिए बेटा, इक्वली के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो लायबिलिटी ऑफ कोश्योरिटी इज फाउंड इन डिफरेंट सम, डिफरेंट सम्स क्या क्या रहे, या तो इक्वली हो सकते हैं या फिर अलोन हो सकता है, कोई बंदा इक्वली दे सकता है, या फिर 3 बंदों में से कोई 2 बंदा दे सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेना आप, इसके एग्जाम्पल को मैं पढ़वा नहीं रहा बेटा, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर रहा हूँ बेलमेंट और प्लेज, ठीक है बेटा। वॉइस आ रही है सबको प्रॉपर, Yes, sir. यस सर। ठीक यस है। सर। तो बेलमेंट और प्लेज क्या होता है, सबसे पहले मैं आपसे एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा बेटा, ठीक है ना। तो बेलमेंट में क्या होता है बेटा, बेलमेंट 2 तरह की होती है, ग्रेटिचुअस होते हैं, नॉन ग्रेटिचुअस होती है। ग्रेटिचुअस और नॉन ग्रेटिचुअस क्या होती है, जैसे कि बेटा मैं बात करूं, मेरे को स्कूटी अपनी पार्क करनी है, ठीक है, मेट्रो में। तो मैंने स्कूटी को पार्क किया, तो स्कूटी को पार्क करने में जो पार्किंग वाला है उसको पैसे मिल रहे हैं, और मेरी स्कूटी क्या हो रही है, पार्क हो रही है। तो ये क्या है, नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट है। यानी कि बेलमेंट का मतलब क्या होता है, बेलमेंट एक ऐसा पर्पस होता है जिसमें डिलीवर किया जाता है गुड्स को आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। यानी कि बेलमेंट में क्या है, जिसमें एक पार्टी डिलीवर करेगा गुड्स किसी दूसरे पार्टी को, किसके लिए, सम पर्पस के, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया। तो बेलमेंट क्या है, एक ऐसा एक्ट है जिसमें डिलीवर किया जाता है गुड्स बेली को फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस विदाउट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। अब बेलमेंट कहां से लिया गया बेटा, टू डिलीवर, एक वर्ड है, एक इसका फ्रेंच वर्ड है डिलीवर। अभी जो पर्पस है इसको क्या बोलते हैं, जो पर्सन है जो डिलीवर कर रहा है गुड्स वो बेलर है, और जिसको डिलीवर किया जा रहा है वो बेली है। क्लियर। जैसे मेरा नेबर है बेटा, मैं आपसे पूछता हूं, मैं अपने पड़ोसी को वो क्या कहते हैं, एक पौधा, एक प्लांट दे के गया हूं कि इस प्लांट की थोड़े समय के लिए एक तरह से सिक्योरिटी रखना, ठीक है। तो जो मैं दे रहा हूं किसको, पड़ोसी को, तो मैं क्या हो गया, बेलर हो गया। मैंने पड़ोसी को क्या दिया, पौधा, तो पड़ोसी मेरा क्या हो गया, बेली। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें। नो सर, क्लियर। तो बेसिकली जो ओनरशिप ऑफ गुड्स है वो किसके पास रहेगा, बेलर के पास रहेगा। बेली क्या कर सकता है, बस पोजीशन ले सकता है। यानी कि बेली क्या करेगा, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होने के बाद, यानी 1 हफ्ते बाद, जैसे मैं 1 हफ्ते के बाद अपने घर आऊंगा, तो जो मेरा पड़ोसी वो क्या देगा मुझे, मेरा पौधा वापस दे देगा, ठीक है। तो इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के, मैं सबसे बात पहले करना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होना चाहिए कि मेरे और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक बेटा बेलमेंट होना चाहिए, ठीक है। अभी जो बेलमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होना चाहिए कि 2 पार्टीज होने चाहिए, एक बेलर होना चाहिए, एक बेली होना चाहिए, कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद, ठीक, ठीक है ना। एक दूसरे टाइम पीरियड के बाद हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक टाइम पीरियड होने के बाद फर्स्ट और सेकंड पार्टी, जो फर्स्ट पार्टी बेलर है और सेकंड पार्टी बेली, बेली क्या करेगा, टाइम पीरियड होने के बाद मेरे को गुड्स वापस मेरी पोजीशन, मेरी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दे। क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट है किसी को, बताओ। No, sir. क्लियर है। क्लियर है ना बेटा। हाँ जी। मैं अच्छे से करा रहा हूँ ना ललिता, ज्यादा फास्ट तो नहीं है। नहीं सर, अभी तक तो ठीक है। क्यों बेटा, फर्स्ट ईयर पास पढ़ा दिया था क्या ज्यादा। सर पता है उसमें कुछ रिवीजन का भी टाइम हमारा नहीं रहा, रिवीजन क्लासेस का हम वेट करते रहे बट वो कंडक्ट हुई नहीं। वो थोड़ा वो सा थोड़ा सा जी। अब तो चलो खैर फर्स्ट तो हो गया, जो हुआ सो हुआ। कितने बट आए इस थे ललिता, परसेंटेज कम आए थे क्या बेटा फर्स्ट ईयर में। खैर सर मैं खुश हूँ, मेरी जितनी आई फर्स्ट डिवीजन से ऊपर था मेरा, सो आई एम हैप्पी तो अच्छी, कि तो भाई सही हाँ है और अच्छे। क्या। वो तो ठीक है सर, बट आपका पढ़ाया हुआ थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद रह जाता है, वो है। ठीक है बेटा, कोई नहीं। जी। ठीक है, इस बार मैं बोलता हूँ एक बार
तो देखो कॉन्ट्रैक्ट में हमने समझ लिया 2 पार्टी होनी चाहिए, बेलर बेली, एक एक्चुअल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, बेलर के पास, किसके लिए, बेली का। ठीक है ना। इसके बाद देखो जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो एक्चुअल डिलीवरी हो रही है, एक सिंबॉलिक और एक कंस्ट्रक्टिव हो रही है। एक्चुअल डिलीवरी, मैंने अपने पड़ोसी को अपना पौधा दिया जाके, तो क्या है, एक्चुअल डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी, मैं घर पे नहीं था, मेरी जगह पे मेरा भाई गया, मेरी बहन गई, उसने क्या दिया, गुड्स को दिया, किसको, बेली को, तो ये क्या है, सिंबॉलिक है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या हो गया, मैंने एक व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किया, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट बनाया, किसी व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किया कि भाई मैं घर पे नहीं हूँ, तू ऐसा ऐसा, तू मेरा पड़ोसी है, तू मेरे घर से पौधे को ले जा या बाइक को ले जा, तो वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया। अब इसमें एक पर्पस है, क्या पर्पस है, मेरा बेनिफिट है, मैं घर पे नहीं हूँ, मेरी बाइक की क्या हो रही है, सुरक्षा हो रही है, सिक्योरिटी हो रही है। पोजीशन किसका हो रखा है, पोजीशन गुड्स का हो रखा है, ठीक है। और गुड्स क्या हो रहे हैं आपके, रिटर्न ऑफ गुड्स होता है, ठीक है ना। रिटर्न ऑफ गुड्स कौन देगा, बेली देगा, ठीक है ना। किसको देगा, बेलर को देगा। क्लियर है बेटा, चलो मैं आगे, इसके आगे डिफाइंड है, ये नोट्स जी काफी अच्छे हैं बेटा। तो फॉर्म ऑफ बेलमेंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये ऐसे कुछ फॉर्म ऑफ बेलमेंट है जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है बेटा आपका, वो एक पर्सन देगा, किसके लिए, बेलर पर्पस के लिए। जो बेलमेंट है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेटिचुअस और नॉन ग्रेटिचुअस। ग्रेटिचुअस बेलमेंट की बात करें तो ग्रेटिचुअस में कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है ना, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, फ्री ऑफ फंड किया जाता है। जैसे मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे स्कूटी को अपने पास रखा हुआ है कुछ समय के लिए, उससे ना वो मुझसे पैसे चार्ज कर रहा है, ना मैं उसको कुछ बेनिफिट दे रहा हूँ, तो वो क्या है बेटा, ग्रेटिचुअस है। नॉन ग्रेटिचुअस बेलमेंट क्या होता है, जैसे मैं आपको नीचे दिखाना चाहता हूँ, देख लो बेटा। नॉन ग्रेटिचुअस बेलमेंट क्या होता है, बोथ द पार्टीज गेट सम बेनिफिट। क्लियर है चीज। जैसे अगर आपके केस स्टडी अगर मैं बनाना चाहूँ, ठीक है ना, तो केस स्टडी में मैंने आपको क्वेश्चन सा दे दिया कि पार्किंग है, मेट्रो पार्किंग, तो मेट्रो पार्किंग क्या है बेटा, मुझे कौन बताएगा, शगुफा बताएगी, ठीक है। बताओ बेटा, शगुफा वॉइस आ रही है आपको, Yes, sir. बेटा बताओ, मेट्रो पार्किंग इज अ ग्रेटिचुअस बेलमेंट और नॉन ग्रेटिचुअस बेलमेंट बेटा। Non-gratuitous. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। और एक मैंने अपनी स्कूटी किसी फ्रेंड को दी है, मतलब मेरा कोई पर्पस नहीं है, रिलेटिव को दी है, रिलेटिव ने कुछ समय के लिए चलाया वापस कर दिया, तो इस केस में दोनों पार्टी को कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना, फ्री ऑफ चार्ज हो रहा है, इधर फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर और फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, तो ये क्या ग्रेटिट्यूड, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, इसके ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर आता है बेटा आपका हायरिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को हायर करना, डिलीवर गुड्स, क्रेडिटर को डिलीवरिंग गुड्स रिपेयर के लिए, डिलीवरिंग गुड्स फॉर कैरेज। कैरेज क्या होता है, अगर मैं बात करूं, कैरेज होता है पैकिंग, ठीक है ना, कोई पैकिंग खर्चा। फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है, तो फॉर्म ऑफ बेलमेंट। तो सबसे पहले इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका, जो हमने पढ़ लिया, टाइप ऑफ बेलमेंट, ग्रेटिचुअस और नॉन ग्रेटिचुअस। इसके बाद बेटा इसकी कुछ ड्यूटीज और राइट्स है, जैसे हमने ड्यूटीज श्योरिटी की पढ़ी थी ना आपके गारंटी में, तो सेम बेटा आपका ड्यूटीज ऑफ बेलर है। सबसे पहले जो बेलर का है वो सारे फॉल्ट्स को बताएगा। अब जैसे बेटा मैं अगर बात करूं, मैंने अपनी कोई स्कूटी अपने दोस्त को दी, ठीक है ना, अब मुझे पता है उसका इंजन खराब होता है, तो मैं तो एक तरह से फ्रॉड कर रहा हूं ना। इंजन खराब होता है, मेरे दोस्त ने उस स्कूटी को चलाया, वो उसी में उसका एक्सीडेंट हो गया या ब्रेक फेल थे या फिर कुछ हो गया, तो इस केस में हेल्ड लायबल कौन रहेगा, बेलर रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने डिलीवर गुड्स दिए, मैंने फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बेलर का फॉल्ट है, तो इसमें एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, बेलर पे करेगा, बेली पे नहीं करेगा, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन गुड्स बेल, ठीक। इस केस में अगर अवेयरनेस है, अवेयरनेस अगर है तब तो बेलर पे करेगा, ठीक है ना। अगर अवेयरनेस नहीं है, देखो अगर अवेयर बेली को पहले ही बता दिया गया तो बेली अपने एक रिस्क पे ले रहा है, तो बेली को पे करना ही पड़ेगा बेटा। इसके बाद देखो फिर आता है आपका टू बियर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस।
अब ये जो सेक्शन लिखे हैं ना ये सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हैं बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 ही देख लेना एक बार। टू बियर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, जो बेसिकली ड्यूटी है किसकी, बेलर की, वो पे करेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस किसको, बेली को, अगर बेलमेंट आपका नॉन ग्रेटिट्यूअस है। ठीक है बेटा, कैसे, जैसे मैंने अभी अपने लेट सपोज स्कूटी को पार्क करके आया, ठीक है बेटा, तो स्कूटी की पार्किंग में एक रूल होता है मेट्रो में, आपको कुछ आइडिया हो, मेट्रो हम कार भी पार्क करते हैं तो नाइट चार्जेस के अलग लगते हैं, और 3 आवर्स 6 आवर्स 9 आवर्स ऐसे इनका लगता है। तो मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस कौन पे करेगा बेटा, बेलर ही तो पे करेगा। जितने लंबे समय का आप फायदा लेंगे उतने लंबे समय में आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद देखो, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन, जो बेलर है वो कंपनसेट करेगा बेली को किसके लिए, लॉस और डैमेज सफर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो आप, बेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा बेली के लिए, कोई लॉस होता है बेली उसके लिए सस्टेन। इसके बाद देखो, ड्यूटी टू टे द गुड्स बैक, अब बेलर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने गुड्स को वापस ले सकता है। ठीक है ना, वापस ले सकता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू रिसीव द गुड्स बैक, इफ डज नॉट रिसीव द गुड्स बैक द बेलर इज लायबल फॉर कंपनसेट फॉर ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। क्लियर है बेटा, बेलर में आए समझ में, यहां तक समझ में, किसी को डाउट है? नो सर। पक्का बेटा, बताओ। सर ठीक है, क्लियर है। वाल्मीकि मिश्रा सगुफा, यहां तक क्लियर है ना बेटा? All good. इसके बाद देखो आप, इसके बाद आता है आपका ड्यूटीज ऑफ बेली। सबसे पहले हम प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स का करेंगे। बेली के एक सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टेक करेगा प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स। जैसे बेलमेंट में दिया गया, अगर मान लो बेली लायबल नहीं रहता किसी भी लॉसेस का जो आपकी हैपनिंग ऑफ गॉड से होती है, यानी एक्ट ऑफ गॉड से, पब्लिक एनिमी से, जैसे पाकिस्तान ने कोई बम फेंक दिया तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने एक स्पेशल केयर ऑफ गुड्स की प्रॉमिस किया है, बट अगर एक्ट ऑफ गॉड है तो उसमें वो बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा। नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स बेल्ड, जो मुझे गुड्स दे रखा है तो मैं उसका कोई अनऑथराइज यूज नहीं करता। जैसे मैंने अपनी स्कूटी पार्किंग में दे रखी है तो पार्किंग वाला ये नहीं करेगा कि इसकी स्कूटी से पेट्रोल को चोरी करे, स्कूटी को दौड़ाए, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो, कीप गुड्स सेपरेट फ्रॉम हिज ओन गुड्स, यानी कि कीप गुड्स सेपरेट फ्रॉम हिज ओन गुड्स। जैसे कि मैंने, अगर मान लो अपनी स्कूटी, मैं एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ बेटा कि समझ में आपको अच्छे से, मैंने स्कूटी को पार्किंग के लिए दे रखा है, ठीक है ना। अब जो पार्किंग का ऑनर है वो मेरी स्कूटी और दूसरों की स्कूटी को एक मतलब एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, या फिर अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। तो बेली को नीड्स टू कीप द गुड्स सेपरेटली फ्रॉम हिज ओन गुड्स, ही शुड नॉट मिक्स द गुड्स अंडर बेलमेंट। ठीक है, इसके बाद नॉट टू शो द एडवर्स टाइटल, एडवर्स टाइटल यानी कि मैं अपना अलग गलत अपना नाम यूज ना कर। ठीक है, तो बेली या कोई एडवर्स टाइटल गुड्स में बेल यूज ना करे, रिटर्न करे गुड्स जितना टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है। ठीक है बेटा, इसके बाद रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट, क्या कर सकते हैं, इंक्रीज रिटर्न का टाइम पीरियड बढ़। हाँ सर बेटा बोलो। एक बार एडवर्स टाइटल वाला दोबारा रिपीट कर दो एडवर्स प्लीज। टाइटल का सगुफा ये कह रहा है कि जो बेली है ना वो क्या कर सकता है, एडवर्स टाइटल नहीं यूज कर सकता। एडवर्स यानी कि गलत तरीके से कोई टाइटल, जैसे कि पार्किंग वाले ने मेरे नाम की स्कूटी किसी और के नाम नहीं, मतलब किसी और का बिल नहीं काट दिया, या किसी और का बिल मेरे नाम पे नहीं काट दे, मेरे जो नंबर है व्हीकल नंबर है उसके ऊपर, या फिर उसने कोई अनऑथराइज यूज नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद देखो, जैसे रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट में क्या कह रहा है, अगर ए ने एक मुर्गी दी है बी की कस्टडी में, हाँ, और मुर्गी, अच्छा हाँ, एक अच्छा केस स्टडी, हाँ चलो मैं ही पूछता हूँ, इसको समझाऊंगा नहीं पहले। जैसे बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने अपना गमला, ये केस स्टडी आया है पेपरों में, मैंने ये बीकॉम में भी काफी आ रखा है, मैंने अपना गमला पड़ोसी को दिया। अब पड़ोसी ने क्या हुआ, उस गमले में फ्लावर्स निकल गए। ठीक है,
तो जो पड़ोसी कह रहा है कि भाई मैंने तो ध्यान रखा था, तो फ्लावर तो मेरे, तो फ्लावर एक्चुअली किसके हुए बेटा? पड़ोसी के हुए कि बेलर के हुए कि बेली के हुए? कोई मुझे समझाएगा इसकी? बेलर के सर। बेलर सर का ही बेलर होगा का सर, हुआ क्योंकि बेलर का ही बेलर होगा। उसी का हाँ है। वेरी गुड। तो ओनरशिप किसके पास रहती है? बेलर के पास रहती है। तो इसमें क्या यही सेम कह रहा है कि रिटर्न जो भी आए, इंक्रीज हुआ प्रॉफिट, वो बेली को वापस देना पड़ेगा। किसको? बेलर को। ये केस स्टडी होता है। यानी ए ने अपनी मुर्गी किसको दी? बी को दी। मुर्गी से कुछ चूजे हुए और जो बी है उसको क्या करना पड़ेगा? मुर्गी के साथ चूजों को किसको देना पड़ेगा? बेलर को देना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? चले आगे। ठीक है। यस सर। इसमें बस ओनरशिप ट्रांसफर होती है बेटा, ओनरशिप के अलावा कोई ट्रांसफर नहीं होता। मतलब हम सेल नहीं कर सकते। तो प्लेज और इसमें पोजीशन क्या फर्क ट्रांसफर होता होता है, सर है? खाली पोजेशन जाता है, ओनरशिप हाँ पोजीशन ट्रांसफर चेंज नहीं होता है, होती है। ओनरशिप। हाँ हाँ बेटा, वही तो बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। देखो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, बेलमेंट और प्लेज अभी स्टार्ट, मैं प्लेज करवाऊंगा। प्लेज आपके कोर्स में हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कराऊंगा। मुझे 5-10 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा। जैसे मैं जीएसटी भी कराऊंगा, काफी सारी चीजें करवाऊंगा आपको एडिशनल, कि आपको दिक्कत ना हो आगे। तो बेलमेंट और प्लेज में फर्क क्या होता है? क्योंकि प्लेज पार्ट है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का, वो कोर्स में नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं कराऊंगा। तो बेलमेंट में क्या होता है? ओनरशिप पोजीशन को ट्रांसफर की बात की जाती है, ठीक है ना। बट प्लेज में क्या होता है? सिक्योरिटी ऑफ डेप्थ के लिए कुछ ओनरशिप ट्रांसफर की गई है। अगर वो डेप्थ को पे नहीं किया गया प्लेज में, तो क्या कर सकता है? उसको सेल कर दिया जाएगा। गुड्स को जो हमने ट्रांसफर किया है उसको सेल कौन कर देगा? पौनी कर देगा, ठीक है ना। तो बेलमेंट और प्लेज में यही फर्क है। अभी मैं एक डिफरेंस दिखाऊंगा बेटा, ठीक है। अब मैं राइट्स ऑफ बेलर कराना चाहता हूँ। राइट्स ऑफ बेलर में सबसे पहले जो बेलर के पास एक अधिकार है, बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। कैसे? जब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कैसे? बेलर ने बेली को दिया, बेली यानी पागल है, मैंने किसी स्कूटी पार्किंग को वाले दिया, वो थोड़ा नशेड़ी है, तो उसने मेरे को थोड़ा डाउट था भाई, क्यों मेरी स्कूटी को तो पार्क करेगा ही नहीं अच्छे से, तो क्या कर सकता हूँ मैं? एज अ बेलर, एज अ अग्रीड पार्टी, सफरिंग पार्टी, अग्रीड यानी सफरिंग पार्टी, मैं क्या कर सकता हूँ? उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कर सकता हूँ, यानी कि कैंसिल कर सकता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। अगर बेली ने अपने एक्ट को परफॉर्म नहीं किया है, कंसिस्टेंट है कंडीशन विद द बेल। क्लियर है बेटा ये चीज? कोई डाउट है इसमें? वो सर। क्लियर इसके है बाद सर। देखो, रिटर्न ऑफ गुड्स। बेलमेंट में स्पेसिफाई, अगर बेलर ने बोल दिया कि रिटर्न करना है गुड्स, तो क्या करना पड़ेगा? आपको रिटर्न करना पड़ेगा। इसके बाद राइट टू स्ट्यू द बेली। जो बेलर है उसके पास 3 राइट्स होते हैं स्ट्यू करने के लिए बेली के। सबसे पहला राइट होता है क्लेम द कंपनसेशन फॉर द लॉस कॉस्ट। क्लेम कर सकता है कंपनसेशन के लिए, डैमेज कर सकता है, क्लेम कर सकता है किसके लिए? डैमेजेस के लिए, फॉर अनऑथराइज यूज। फिर डिमांड बैक कर सकता है किसका? गुड्स का। इसके बाद कंपनसेट कर सकता है, क्लेम किसका? फॉर अनऑथराइज मिक्सिंग ऑफ गुड्स का। क्लियर है बेटा? बोलो बेटा, क्लियर है? सर जी का पॉइंट का जी मतलब यस क्या सर। सर। हुआ? राइट टू एनी एक्रीशन टू द गुड्स बेल्ट। क्या बेटा? राइट टू, डी अच्छा, डी डी पार्ट। राइट टू एनी एक्विजिशन ऑफ द गुड्स बेल्ड, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? कोई अगर बेली है, बेली ने अगर जैसे कोई मेरी वही स्कूटी या फिर पौधा लिया है, उसमें कोई दिक्कत आ गई, डैमेजेस हो गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? स्यू कर सकता हूँ, उसको चेंज कराने के लिए ओके बोल सकता हूँ बेलर को। एक्विजिशन का मतलब ये है, ठीक है। ओके सर। ओके। इसके बाद देखो, फिर आता है राइट टू फाइल द सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। तो ये क्या कर सकता है? बेलर रॉन्ग डूअर के सूट कर सकता है, ठीक है। इसको देख लेंगे बेटा हम एक बार, कुछ कुछ चीजें मैं भी होमवर्क के लिए दूंगा आपको, कि आप पढ़ते रहो साथ साथ में। इसके बाद राइट ऑफ बेली की बात करते हैं। तो सबसे पहला पहला राइट होता है कि जो गुड्स ट्रांसफर किए गए जॉइंट बेलर को, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर। अगर 3 बंदों ने बेलमेंट में अप्लाई कर रखा है, 3 बंदे बेलर है, तो किसी एक बंदे को हम क्या कर सकते हैं? डिलीवर कर सकते हैं।
राइट टू डिलीवर द गुड्स टू द बेलर विदाउट द टाइटल। अगर बेलर के पास कोई टाइटल नहीं है गुड्स का, तो बेली का गुड फेथ है, तो वापस दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो, अगर गुड्स का टाइटल डिसाइड होना है तो अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में। जैसे एक एग्जांपल इसमें दे रखा है, दीपिका एक डीलर है टीवी की, टीवी डिलीवर करती है समर वेकेशन में। अब सारथा ने क्लेम क्या किया, टीवी जो है उसके पास वो डिलीवर हुआ है रिपेयर के, ओनली फॉर रिपेयर, रिपेयर के बाद ही डिलीवर हो सकता है। तो इस केस में जो पार्टी है रिया, जो सेकंड पार्टी है, वो उसको डिलीवर करेगी। इन दिस केस रिया में अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप ऑफ द टीवी सो दैट इट मे डिलीवर टू द राइट ओनर, यानी कि राइट ओनर के पास वो जा सके। इसके बाद बेटा राइट ऑफ लेन। व्हाट इज राइट ऑफ लेन, माय फेवरेट टॉपिक। राइट ऑफ लेन क्या होता है, जब करना होता है, क्या करना होता है बेटा, कोई बताएगा? राइट ऑफ लेन, लेन एक इंग्लिश वर्ड है, आपको पता होना चाहिए बेटा लॉ में। बोलो बेटा। वेद व्यास, ललिता, वाल्मीकि, सगुफा, मनीषा, किसी को मतलब कुछ आइडिया? गुड्स को अपने पास रखना, हाँ, जब्त कर लेना, सीज कर लेना। जय। ठीक है। अब देखो, अगर बेली क्या कर सकता है, एक्साइज लाइन लेन कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है रिटर्न बेलर अंटिल द लॉफुल चार्जेस आर पेड टू हिम। मान लो बेलर ने, ये सेल ऑफ गुड्स में भी आएगा बेटा लेन, ठीक है, सेलर के राइट्स में आता है। तो अगर मान लो, अगर मान ले, जो बेटा हम मानते हैं कि अगर आपका जो गुड्स से ट्रांसफर हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, मान लो अगर बेली को उसके पूरे चार्जेस नहीं दिए जा रहे, तो वो क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है रिटर्न। जैसे पार्किंग में स्कूटी के हमने पार्किंग के 15 रुपए 10 रुपए नहीं दिए, तो क्या करेगा, वो रिफ्यूज कर देगा, नहीं देगा जब तक हम उसको पूरा पैसा नहीं दें। तो इसमें दो तरह के लेन होते हैं, एक पर्टिकुलर लेन होता है, एक जनरल लेन होता है। पर्टिकुलर क्या होता है बेसिकली आपका, जिसमें लेबर स्किल इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। और जनरल में क्या होता है, जैसे कि इंश्योरेंस ब्रोकर आ गए, पैकर आ गए, स्टॉक ब्रोकर आ गए, बैंकर्स आ गए। इनका एक जनरल लेन होता है किसमें, प्रॉपर्टी ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड कस्टमर। ठीक है बेटा, चले आगे। बोलो बेटा, सगुफा क्लियर है? मनीषा? यस। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी इसके सर। बाद राइट, यस सर। ठीक है, ठीक। इसके बाद यस, क्लियर है ना बेटा आपको? जी सर। देखो, राइट टू इंडेमनिटी में बात अगर हम करेंगे, राइट टू इंडेमनिटी क्या होता है, राइट टू ट्रांसफर द ओनरशिप। ट्रांसफर क्या, वो राइट टू कंपनसेट फॉर द लॉस। ठीक है ना, कंपनसेट हमने जो पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। तो बेली क्या कर सकता है इसमें, जो भी लॉस हो रहा है, इनकर्ड हो रहा है, अगर बेलर अनटाइटल नहीं है बेलमेंट के लिए, रिसीव बैक टू गिव दैट एक्शन रिस्पेक्ट ऑफ टू देम। तो बेली इस केस में क्या कर सकता है बेटा, राइट टू कंपनसेट कर सकता है बेलर के लिए, अगर उसको उसका वैसा पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद देखो, सिक्स्थ राइट क्या कहता है, राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन द फॉल्टी गुड्स। बेली क्या कर सकता है, टाइटल है किसके लिए, फॉल्ट कोई गुड्स हो रहा है उसके लिए। ठीक है। अब बेटा देखो, अगर जैसे आपके केस स्टडी में जो क्वेश्चन वो केस स्टडी सॉरी सब्जेक्टिव एग्जाम में बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर लेन एंड जनरल लेन, तो आप ये पढ़ सकते हो। मैं इसको आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक बार पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद देखो, बेलमेंट की कब टर्मिनेशन होता है, जैसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम बच्चों ने पढ़ा था। तो टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कब हो सकता है बेटा आपका, जब पीरियड ऑफ पर्पस क्या हो रहा है, बंद हो गया, खत्म हो गया, टाइम पीरियड आपका खत्म हो गया, या फिर बेली ने अनऑथराइज यूज कर लिया, सब्जेक्ट मैटर डिस्चार्ज हो गया, इलीगल हो गया, बेलर की इच्छा है, या फिर बेलर या बेली में से कोई एक बंदा मर गया। कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? चले आगे। यस सर।
तो जो बेलर बेली में हमने राइट्स ड्यूटीज को पढ़ा, टर्मिनेशन को पढ़ा, कितने पार्टीज होते हैं बेलमेंट में, क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, ग्रेटिचुअस बेलमेंट, नॉन ग्रेटिचुअस बेलमेंट, ठीक है। ये जो रिफाइंडर ऑफ गुड्स है मैं इसे सेलर्स में कराऊंगा बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में करें, इसको पढ़ लेना बेटा, वही सेम है जो बेलर के लिए ना, बेलर के लिए राइट्स वही सेम है। इसके बाद देखो बेटा, आप हम करते हैं सीधा अपना प्लेज स्टार्ट करते हैं। प्लेज काफी छोटा टॉपिक है, इसको छोड़ेंगे नहीं। 172 आता है सेक्शन, 124 था इंडेमनिटी के लिए, 126 था गारंटी के लिए, ठीक है। बेलमेंट के लिए कौन सा था बेटा, 152 से स्टार्ट था, और प्लेज के लिए आता है 172 सेक्शन। तो प्लेज और बेलमेंट में क्या फर्क होता है, सबसे पहले मैं एक डिफरेंस कराना चाहूंगा बेटा, कुछ कराऊं ना कराऊं डिफरेंस कराना चाहूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। तो बेलमेंट क्या है, बेसिकली आपका एक टेम्पररी ओनरशिप ट्रांसफर या पोजीशन के लिए होता है। टेम्परली हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन इज नोन एज बेलमेंट। वही प्लेज क्या होता है बेटा, जो सिक्योरिटी जब गुड्स को डिलीवर किया जाता है, किसके लिए, सिक्योरिटी अंगेज द डेब्ट ओन्ड बाय द वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्लियर है बेटा, बोलो यहां तक क्लियर है सबको। हाँ जी सर। तो देखो, अगर मैं इसके एग्जाम्पल से पढ़ना चाहूं तो नीचे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेफ कीपिंग और रिपेयर, ये क्या है, बेलमेंट है। वही सिक्योरिटी अंगेज द पेमेंट और डेब्ट को दिए, वो आपका प्लेज है। सेक्शन 148 में बेलमेंट आता है, 172 में प्लेज आता है। जो पर्सन डिलीवर कर रहा है बेलर, वो बेलर है। जो पर्सन जिसको डिलीवर किया जा रहा है वो बेली, ठीक है ना। जो डिलीवर करता है पॉनर है, और जो जिसको डिलीवर किया जा रहा है पॉनी, ठीक। सबसे बढ़िया केस इसमें क्या बनता है कि इसमें कोई राइट टू सेल नहीं। बेलमेंट में क्या, टेम्पररी ओनरशिप ट्रांसफर होता है, तो इसमें जो बेली है वो सेल नहीं कर सकता। बट प्लेज में अगर डेब्ट की पेमेंट नहीं हो रही है तो एक पावर है पॉनी के पास। पॉनी क्या कर सकता है, पॉनर के गुड्स को सेल कर सकता है, ठीक है। तो बेलमेंट और प्लेज में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है कि सेल कौन कर सकता है। तो सेल कौन कर सकता है, प्लेज में कर सकते हैं, ठीक है ना, पर बेलमेंट में नहीं सेल कर सकते। इसके बाद देखो, गुड्स जिसको डिलीवर किए जाते हो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इसमें ऐसा कोई राइट टू यूज कुछ गुड्स को नहीं, ठीक है बेटा। चलें आगे। तो प्लेज की बात करें, जो बेलमेंट कर रहा है वो प्लेज कर रहा है, वो पॉनर है। पॉनी कौन है बेटा, सेकंड पार्टी। इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स, सब्जेक्ट मैटर होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। प्लेज का एक स्पेसिमेन है, किसका, एक सेकेंडरी फॉर्म है, किसका, बेलमेंट। पॉनी की राइट करें तो इसमें राइट ऑफ रिटेन द गुड्स प्लेज है। इसमें कौन से राइट है बेटा, गुड्स को प्लेज करने के, रिटेन के। इसके बाद रिटेशन लग जाएगा आपका प्लेज गुड्स का, सब्सिक्वेंट डेब्ट का, ठीक है। इसकी देखो आप फर्स्ट में देखेंगे हम, इसमें देखो बेटा, पॉनर, पॉनी के क्या क्या राइट्स है, वो गुड्स जो भी है उसको रिटेन कर सकता है। जैसे सनी ने प्लेज किया अपनी गोल्ड ज्वेलरी किसी लोन के लिए बैंक से। अब बैंक से बेटा मैं आपको बात समझाना चाहूंगा, अगर बैंक से मुझे 3 लाख से ज्यादा का लोन लेना है तो मुझे कुछ मोर्टगेज देना होता है, मोर्टगेज या फिर प्लेज देना होता है। क्या, किसके लिए, फॉर लोन पर्पस के लिए। तो इसमें क्या हो रखा है, फर्स्ट फर्स्ट पार्टी सनी ने बैंक को क्या दे रखा है, गोल्ड ज्वेलरी दे रखा है। अगर मान लो बैंक के पास पूरी पावर है कि लोन अमाउंट को एडजस्ट कर सकती है अगर उसका अमाउंट पे नहीं हो पा रहा है लोन का। क्लियर है बेटा ये चीज, कोई डाउट है इसमें। क्लियर है सर। इसके बाद देखो, राइट टू रिटेंशन ऑफ प्लेस गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट डेब्ट। अगर आपने दोबारा से कोई डेब्ट ले लिया उसी सेम फर्म से,
तो जो पौनी है उसके पास पूरा पावर है कि उस गुड्स को रख सकता है। पौनी के पास पावर है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर्ड का कि वो ले सकता है। इसके बाद देखो आप पौनी राइट वेयर द पॉनर मेक डिफॉल्ट। पौनी के पास पूरा अधिकार है जब पौनी कोई डिफॉल्ट कर रहा है। अगर मान लो प्रोसीड और सेल कम है अमाउंट से डेप्थ के तो पॉनर लाइबल लाएगा। अगर प्रोसीड और सेल ज्यादा है तो पौनी सेल पे ओवर द सरप्लस टू द पॉनर। ठीक है। अब पॉनर के क्या क्या अधिकार है? पॉनर के अधिकार है बेटा राइट टू रिडीम। रिडीम यानी रिडीम का मतलब कोई बताएगा बेटा? रिडीम खत्म होना। बताओ बेटा कोई मतलब व्हाट डू यू सर मीन बाय? रिडीम करना, उस चीज सर को एक यूज तरीके से करना। छुड़वाना किसी चीज से। क्या सगुफा क्या कह रहे हैं बेटा आप? काइंड ऑफ छुड़वाना, यू नो, आप क्या कह रहे हैं खत्म बेटा करना। ललिता? सर रिडीम करना, उसको यूटिलाइज करना, उसको अवेल करना। हाँ वेरी गुड। सर कोई चीज है आपका जिसको भी अवेल करना। आपका भी सही है सगुफा, थोड़ा सा नियरेस्ट नहीं आ पाया आंसर। ठीक है। तो पॉनर ने अगर कोई रीपेमेंट किए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बिना किसी डिफॉल्ट के तो इस केस में पॉनर के पास राइट टू रिडीम है जो कि प्लेज होगा। अगर मान लो पॉनर ने कोई डिफॉल्ट कर रखा है बेटा तो पॉनर के पास एक पूरा राइट है रिडीम करने का गुड्स बिफोर द एक्चुअल सेल। प्लेज वेयर द पॉनर हैज ओनली द लिमिटेड इंटरेस्ट। तो ये वैलिड रहेगा कब तक? इंटरेस्ट तक, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। इसके बाद देखो प्लेज बाय नॉन ओनर। इसमें क्या क्या चीजें आ रही है थोड़ा कंफ्यूज करेगा। जैसे मर्केंटाइल एजेंट। अभी मर्केंटाइल एजेंट्स क्या होते हैं? किसी को कुछ आइडिया है व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटाइल एजेंट्स? बताओ बेटा किसी को कुछ आइडिया है मर्केंटाइल एजेंट्स कौन होते हैं? ये सेलर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ेंगे आप लोग। बोलो बेटा। सर जो ये क्लॉथ इंडस्ट्री से जुड़े रहते हैं, मे बी। मर्केंटाइल एजेंट बेटा जब सेल का पर्पस होता है ना उसमें यूज किया जाता है। जैसे एजेंट और ब्रोकर होता है ना वही आपके मर्केंटाइल एजेंट है। क्या सेलर मर्केंटाइल एजेंट हो सकता है? हाँ जी हो सकता है जब कोई कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक डिलीवरी हो रही है। ठीक है। तो वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट टाइटल विद द कंसेंट ऑफ ओनर देन एनी प्लेज मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही शैल बी द वैलिड। वो क्या होगा? आपका वैलिड होगा। इस केस में पॉनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है प्लेज करने के लिए। प्लेज इस केस में अफेक्टेड कब रहेगा बेटा? जब बिल ऑफ लैंडिंग या फिर रेलवे रिसिप्ट होगा। अब ये बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है? कोई मेरे को समझाएगा? बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है बेटा कोई? सर जब हम कोई एक्सपोर्ट करते मटेरियल जो है तो एक लेटर बनता है, जैसे बिल्टी कर सकते हैं। जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट लोग बिल्टी जो बनाते हैं, वैसे ही एक्सपोर्ट के केसेस में बिल ऑफ लेडिंग बनता है, बीएल। हाँ वेरी गुड। जिसमें जो है प्रॉपर सेलिंग का डेट लिखा होता है, एयरलाइंस का नंबर लिखा होगा, सब कुछ लिखा होता है प्रॉपर। हम लोग यूज बेसिकली करते जब भी हैं। आपको गुड्स रिसीव होती है तो उसका एक रिसीट बनाया जाता है फॉर एविडेंस। दैट्स व्हाट बिल ऑफ लेडिंग इज। या करेक्ट। दैट इज गिवन बाई सेलर। सेलर बनवाता है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टर। वो बीएल बनाएगा एक्सपोर्टर जी। एक्सपोर्टर देता है। या ठीक है। जी एक्सपोर्टर किसको देगा? इंपोर्टर को। पोर्टर को। इसके बाद देखो प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बेटा, जो आप कैंसिल कर सकते हैं किसके द्वारा? एग्रीड पार्टी के। तो इसमें क्या है? कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल कब होगा? एट द टाइम ऑफ प्लेज, जब कोई गुड फेथ या नोटिस दिया जाएगा डिफेक्ट ऑफ टाइटल। इसके बाद कोई को ओनर है तो बेसिकली कंसर्न होने चाहिए अदर के साथ। कोई प्लेज हो रहा है सेलर या बायर इन पोजीशन से तो उसके पास एक वैलिड प्लेज होगा। इसमें पौनी क्या करेगा? गुड फेथ करेगा। उसके पास कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए डिफेक्ट के पॉनर के बिहाफ इन टाइटल। क्लियर है बेटा? तो जो प्लेज है वो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मैंने इसको 5-10 मिनट में ही खत्म करा दिए।
यहाँ तक कोई डाउट है बेटा किसी को इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज और बेलमेंट में? बोलो बेटा, सगुफा, मनीषा, कोई डाउट है किसी को? सर No, एक sir. डाउट है लाइक बात बेसमेंट में जैसे आप एग्जांपल ले रहे हो कि पार्किंग का हो गया तो लाइक पार्किंग के तो रिसीट हमें मिलते हैं, ठीक है। हाँ। बोलो बेटा मनीषा। पार्किंग की रिसिप्ट मिलती है, फिर आगे बताओ। वॉइस आवाज लो। आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है, बताओ बेटा, आप बताओ आप। हाँ जी, तो जस्ट आई एम आस्किंग कि बेलमेंट में जो आपने बताया कि पार्किंग का हमारा होता है, तो पार्किंग में बेसिकली रिसीट मिलता है हमें, तो वी नो कि मतलब जो बेली होता है, सॉरी जो बेलर होता है वो क्लेम कर सकता है। बट ये प्लेज के केस में जैसे आप बता रहे हो, तो इसमें मतलब रिटन होगा या ओरल होगा? रिटर्न रिटर्न। अच्छा, ये एग्रीमेंट रिटन। बनता है प्रॉपर इसमें। जैसे अच्छा होम ओके। लोन हो गया, हम जो होम लोन लेते हैं एग्रीमेंट बनता है होम लोन का। अच्छा ओके, ठीक, दैट इज ए थैंक काइंड ऑफ। क्लियर है बेटा, चले आगे आप। यू। हाँ जी सर। अब लास्ट टॉपिक रहता है इसका आपका यूनिट 2 का, एजेंसी। तो एजेंसी क्या होती है बेटा? एजेंसी को मैं एक कहानी से तोड़ के समझेंगे, छोटे से कॉन्सेप्ट से। कैसे? जैसे कि मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, आप सब बेटा ऑफिस में वर्किंग होंगे सारे बच्चे, अगर कुछ नहीं होंगे तो कई बच्चों ने इंटर्नशिप की होगी कहीं से। इंटर्नशिप में क्या होता है, एक एजेंट होता है जो प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहा होता है। तो जो फर्स्ट पार्टी होती है वो प्रिंसिपल होती है जो काम सिखाती है। तो जो एजेंसी एजेंट होते हैं, क्या उनको पे किया जाता है? पे उनको एक फिक्स सैलरी नहीं पे की जाती, इंटर्नशिप टाइम पीरियड का अमाउंट दिया जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। ठीक है। तो एजेंट क्या होता है बेटा? एक पर्सन एम्प्लॉयड किया गया है किसके लिए? टू रिप्रेजेंट अनदर और डीलिंग विद द थर्ड पार्टीज में। और प्रिंसिपल कौन है बेटा? उसका जो बॉस है एक तरह से। ठीक है ना? तो ये एक आपके लैटिन वर्ड से लिया गया है, क्विट फेक्सिट पर एल्यूमिनियम फेक्सिट पर से। ही who acts through an agent himself acting। यानी कि जो बंदा एजेंट के थ्रू काम करवा रहा है वही असली में काम कर रहा है। मतलब प्रिंसिपल क्या है, जैसे हम किसी इंटर्नशिप टाइम पीरियड में किसी सीए फर्म, सीएस फर्म, कहीं भी जाते हैं, लॉ फर्म में जाते हैं, तो जो हमें काम सिखा रहा है वो कौन है? प्रिंसिपल है। और जो काम सीख रहा है वो कौन है? हम, एजेंट। ठीक है। तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट लगता है उसको एजेंसी कहा जाता है, जो आपका सेक्शन 182 में आता है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें किसी को? Sir, हाँ हाँ बोलो सगुफा। regarding the internship, second year में internship mandatory है? मैंडेटरी तो नहीं है, क्योंकि कई कई केसेस में नहीं होता, पर हाँ ले सकते हैं हम टर्न को बेटा। ओके, तो मतलब और ऐसा भी कुछ है कि 3 महीने की इंटर्नशिप करना जरूरी है या नहीं फिर नहीं, जो? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कई लोग तो फ्री ऑफ फंड इंटर्नशिप कर रहे होते काम सीखने के लिए, कुछ पैसा नहीं देते प्रिंसिपल को। तो उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट लग गया? बस एक ही रिटेन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है नहीं नहीं सगुफा। नहीं, इसमें नहीं फिर हमारे हमारे एक्चुअल बैच में हमें सेकंड सेकेंड ईयर ईयर का में पूछ रही इंटर्नशिप करना कंपलसरी है अभी। मतलब लॉ में? यस समझा नहीं बेटा, मतलब लॉ में सर क्या है? ये मतलब नहीं, ये कहना चाह रही है कि अब जैसे हम सेकेंड ईयर में आ गए तो क्या इंटर्नशिप हमारे लिए मैंडेटरी होगी अभी करनी है? हम खुद भी एज अ इंटर्न कहीं सर्व करेंगे? इज इट मैंडेटरी फॉर अस? अब बेटा देख, वो आपकी इच्छा है। वैसे वैसे सेकंड ईयर होने के बाद करो तो ज्यादा सही रहे। ठीक है ना? अभी तो मैं खैर मना करूंगा, क्योंकि अभी 5-6 महीने, 4-5 महीने में वही पेपर स्टार्ट है। तो होगा क्या बेटा, देखो संगूफा पे कहना नहीं चाहता। मान लो अगर आपका कोई 2 या 3 पेपर में बैक आ जाता है ना, 3 पेपर में आती है शायद बैक, हाँ 3 में अगर बैक आ गए ना तो आपको पूरा साल रिपीट करना होता है। तो ऐसा ना करिए बेटा कि पूरा साल आपको रिपीट करना पड़े। अभी आप सेकंड ईयर कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? इंटर्नशिप अभी मत सोचिए।
Okay, sir. ठीक है, समझिए बेटा मेरी बात को, सेकेंड ईयर जरूरी है क्योंकि इसमें पेपर ही क्लियर करना जरूरी है सबसे पहले। इंटर्नशिप तो ज्यादा कुछ कठिन होता नहीं है इंटर्नशिप में। अगर आप करना चाहते हैं बेटा, कोई पार्ट टाइम दे रहा है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं कर सकती हूँ तो कर लो बेटा, मैंने मना नहीं किया, पर स्टडी में इसमें इफेक्ट मत डाल, फिर दिक्कत हो जाएगी ना सगुफा। अब देखो, हु कैन बी एम्प्लॉय एजेंट, ये आपका एक साउंड माइंड या फिर आपका एज ऑफ मेजोरिटी कर सकता है, जो 18 साल से ऊपर का बंदा है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, अ पर्सन हु इज कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट कैन अपॉइंट एजेंट। अब एजेंट कौन कौन हो सकते हैं बेटा, इसको मुझे कोई बताएगा बेटा। एजेंसी एक्सप्रेस इम्प्लाइड, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। एक्सप्रेस इम्प्लाइड क्या होता था, मैं बार बार बोलता था। बोलो बेटा। एक्सप्रेस मीन सर वो क्लियर हो, आइदर रिटर्न पे हो या वर्बल हो। इम्प्लाइड जो है एक्सप्रेशन से हो, कोड ऑफ उसके कंडक्ट, एक्ट से हो। कोड ऑफ कंडक्ट से बेटा। जी, इम्प्लाइड जिसे समझा दिया गया हो, समझा के। हाँ, रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन भी हमने पढ़ा है। जी, बीच में कोई और करेक्शन अगर करनी हो सर, मतलब वो वाला कैंसिल करके ये ना करके वो दूसरा कर दो, उस दूसरे क्लोज को लाना, दैट इज रेटिफिकेशन। एस्टॉपल, मेरे बिहाफ पे कोई और है। रोकना, स्टॉप करना किसी नहीं 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 नहीं, एक्ट वो को नहीं करना। है। एस्टॉपल का मतलब वो नहीं है। दो होते हैं, अगर पार्टनर हम पढ़ेंगे ना बेटा पार्टनरशिप एक्ट में, तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है और एक एस्टॉपल होता है। तो ये कौन से पार्टनर होते हैं, मतलब जो एक्चुअल फर्म के पार्टनर नहीं होते पर रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो वही एस्टॉपल इसमें कह रहा है। अगर मैं छोटा सा इसको समझाना चाहूँ तो इसको हम समझ सकते हैं। मिस्टर ए ने एक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है थर्ड पार्टी को कोड ऑफ कंडक्ट से कि बी एक एजेंट, तो क्या दे रहा है, रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है बेटा, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। इसके बाद देखो नेसेसिटी, जब नेसेसिटी हो ही गया एजेंट को अपॉइंट करना, तब तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले एक्सप्रेस आता है, जो वर्ड्स रिटर्न से एजेंट को ऑथराइज किया गया। एम्प्लॉयड जो कोड ऑफ कंडक्ट से। एस्टॉपल से है बेटा जो अराइजेज जब ए ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है थर्ड पार्टी को, किससे, वर्ड और कंडक्ट से, तो बी इसमें एजेंट हुआ। वी बेटे को अब इस केस में अगर कोई फाइनेंशियल लॉस आ गया तो जो ए है उसको परमिट एस्टॉपल डिनाई नहीं कर सकता हो। क्यों, क्योंकि उसकी एक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है एजेंसी के थ्रू, ठीक है। तो हम अगर समझे बेटा एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है ना। इसके बाद देखो इम्प्लाइड का मतलब कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एक्सप्रेस का मतलब होता है वर्ड्स या फिर रिटर्न के द्वारा। इसके बाद देखो रैटिफिकेशन में क्या होता है बेटा, अप्रूव अडॉप्ट करना। क्लियर है बेटा ये चीज, रेक्टिफिकेशन। देखो एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन अराइजेस व्हेन द प्रिंसिपल अप्रूव कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है एक्ट कि उसको एक अपने नाम के बिहाफ पे एक एजेंट को अपॉइंट करना है, ठीक है। जैसे हमारी जो प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, चाहे वो लॉ की हो, सीए, सीएस, मेडिकल टर्म्स में हो, डॉक्टर के टर्म्स में हो, तो उनकी जो प्रोफेशनल बॉडीज है, ये जो प्रोफेशनल बॉडीज है बेटा एक ऑटोनॉमस बॉडीज होती है। ऑटोनॉमस बॉडीज क्या कहती हैं कि आपको एक एजेंट को अपॉइंट करना है। जो एजेंट है, एजेंट आपके बिहाफ पे वर्क को सीखेगा, आपके वर्क को परफॉर्म करेगा। तो इस वर्क को जो एजेंसी हम जो अपॉइंट करें, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ठीक है ना, अप्रूव एंड अपॉइंट बाय द ऑटोनॉमस बॉडी। इसके बाद देखो रेटिफिकेशन में क्या क्या जरूरी है। एक तो नॉलेज होनी चाहिए। मैंने बोला ही ना बेटा, जैसे हम अगर बात करें मेडिकल की या फिर लॉयर की, तो हमें क्या एग्जाम को क्लियर होना चाहिए, ठीक है बेटा। जैसे अगर मैं बात करूं, जब आप एलएलबी थर्ड ईयर में जाएंगे, अभी थर्ड ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैंने आज उनके साथ फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया कि जब बेटा आपका एग्जाम एग्जाम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आपको बार काउंसिल से एक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना टेस्ट के आप नंबर नहीं ले सकते।
क्या सर ये टेस्ट कठिन है? नहीं बेटा, कठिन नहीं है। जो आपने पढ़ा है ना वही सब कुछ पूछा जाता है, और ये ज्यादा कठिन नहीं, हर कोई गधे से गधा भी कर लेता है clear। जिसने इधर क्लासेस भी नहीं लिया ना, मैं बच्चों के नाम नहीं ले सकता जो अभी 3rd ईयर करके अब जो प्रैक्टिस में लगे हैं, ठीक है, जिन्होंने पिछले साल 3rd ईयर की थी, उन बच्चों के नाम नहीं ले सकता क्लास में, उन बच्चों का भी क्लियर, जो जिन्होंने मान के चलिए एक भी क्लास नहीं ली, एक भी। तो ज्यादा कठिन नहीं होता, बस सिंपल लॉ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको बार काउंसिल से नंबर मिल सकता है। क्लियर है बेटा? चले आगे। वाल्मीकि, ललिता। जी सर, चलिए। Yes, sir. All good. ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना यार, मैं धीरे धीरे पढ़वा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो, प्रिंसिपल रेटिफाई नहीं कर सकता है, ठीक, रेक्टिफिकेशन आपका एक एक्सप्राइज इम्प्लाइड से होना चाहिए। फिर आता है नेसेसिटी। अब जैसे कि ए ने हॉर्स को रेलवे से भेजा है, अब इसमें क्या हुआ, डेस्टिनी पे रीच करते करते कोई भी बंदा उसको रिसीव नहीं हुआ लेने की, तो इस केस में जो रेलवे कंपनी वही रीजनेबल स्टेप करेगी हॉर्स को जिंदा रखने की, और उसे डेस्टिनेशन क्या हुआ एक तरह से पहुंचाने की, ठीक है। तो एजेंसी बाय नेसेसिटी में आपका नेसेसिटी आ जाता है, जो एक ट्रस्टेड या प्रोटेस्ट फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, आपका फिर आता है ये एजेंसी की एक्सेंट अथॉरिटी कहाँ तक, एक तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में और इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसको पढ़ लेना, इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद देखो, ड्यूटीज ऑफ एजेंट की बात करें तो ड्यूटीज ऑफ एजेंट में सबसे पहले जितने भी जो प्रिंसिपल ड्यूटीज को परफॉर्म करता है वो सारे कौन टास्क परफॉर्म करेगा, एक एजेंट परफॉर्म करेगा। स्किल एंड डेलिजेंस रिक्वायर्ड है। डेलिजेंस का मतलब क्या होता है? स्किल, नॉलेज, ठीक है ना। तो जैसे ए एजेंट है सेल ऑफ गुड्स का, हैविंग अथॉरिटी टू सेल ऑन क्रेडिट टू बी ऑन क्रेडिट विदाउट मेकिंग द प्रॉपर इंक्वायरीज, तो बी एट द टाइम सच सेल इज इंसॉल्वेंट, ए मस्ट कंपनसेट टू द प्रिंसिपल। यानी कि जो एजेंट है, ठीक है ना, उसके पास सारे स्किल है, इंटेलिजेंस है, ठीक है। मतलब जो एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा सारे एक्ट के लिए, अगर उसके पास कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो सर, इसके बाद देखो, जो एजेंट है आपका, ठीक है ना, इस केस में देखो, अगर मान लो इसमें बेटा कोई समझाएगा मुझे कि स्किल एंड इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट क्या कहना चाहता है, कि एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे पूरा रिक्वायर्ड होना चाहिए। बोलो बेटा। बोलो बेटा, ललिता, सगुफा, मनीषा, क्या कहना चाहते हैं पॉइंट? बेसिकली जो एजेंट है उसके पास सेट ऑफ स्किल होने चाहिए जो प्रिंसिपल चाहता है। अदरवाइज अगर उसके पास वो स्किल सेट ऑफ स्किल्स नहीं है और उसे कोई लॉस, प्रिंसिपल अगर कोई लॉस सफर करता है तो जो एजेंट है वो उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, बिकॉज वो उसने एजेंट उसे इसीलिए बनाया था ड्यू टू हिज सेट ऑफ स्किल्स। अदर दैट वुड बी फ्रॉडुलेंट, उसके साथ धोखा हो जाएगा पर फिर उसे कंपनसेट भी करना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा। तो जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सारे लॉसेस को बियर करेगा, उसको अगर नॉलेज स्किल नहीं, ठीक है ना, प्रिंसिपल के बिहाफ पे। इसके बाद देखो, एजेंट का अकाउंट ये सारे रेंडर कर सकता है प्रॉपर अकाउंट कौन? प्रिंसिपल। एजेंट की ड्यूटी है सारी की सारी ड्यूटी को कम्युनिकेट करना प्रिंसिपल के साथ। एजेंट किससे डील करेगा? ऑन द अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी में। इसके बाद कोई भी डील नहीं करेगा अपने अकाउंट में। सिंपल वर्क, एजेंट कैन नॉट मेक द सीक्रेट प्रॉफिट।
इसके बाद देखो एजेंट की ड्यूटी है बेटा सम रिसीव्ड ऑन द प्रिंसिपल, जो भी अमाउंट दिया जाएगा वो रिसीव कर सकता है कौन, एजेंट। एक बेटा कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना, जैसे कि हम किसी प्रोफेशनल ऑटोनॉमस बॉडी में हम रह रहे, ठीक है, तो हमारे पास एक, हमारे जो प्रिंसिपल बॉडी है वो एक गाइडलाइंस इशू करता है कि जो हम इंटर्नशिप रखेंगे, जैसे कोई लॉयर एडवोकेट अपने अंदर कोई इंटर्नशिप रखता है, तो ही इज बाउंड टू पे हाउ मच अमाउंट, the amount specified under the guidelines such as 4,000 6,000 6,000, वैसे इतनी महंगाई आ गई तो 6,000 तो होते ही 6 या 10,000 टू द इंटर्नशिप और द एजेंट। क्लियर है बेटा ये चीज? बताओ बेटा क्लियर है? ललिता, वाल्मीकि, Yes, sir. वेद व्यास। जी सर क्लियर Yes, है। sir. हाँ सर। हाँ हाँ, बोलो बेटा, कोई बोल रहा है मेरे बारे में? वेद व्यास कुछ बोल रहे थे आप? No, no, sir. Yes, sir बोलता है। अच्छा, मुझे लगा ठीक है। लव सर बोल रहे हो। ठीक है, नहीं नहीं sir. ठीक है। राइट ऑफ एजेंट की बात करें तो राइट ऑफ रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट, इसके पास एक पूरी पावर है एजेंट की, वो रिटेन कर सकता है जो भी प्रिंसिपल के अकाउंट में। राइट टू रेम्युनरेशन, ये आप पढ़ लेना बेटा। जैसे अगर मान लो केस वैसे सब्जेक्टिव पेपर आता है ना, तो मैं मेन मेन हेडिंग लर्न करके जाऊंगा, अंदर खुद से भी बनाने की कोशिश करूंगा। अब बेटा आप सब कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, काफी बड़े हो, तो आराम से इसके अंदर के पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो मेन मेन हेडिंग है उसको रीड करके जाएंगे। क्या सर सेक्शन जरूरी? नहीं बेटा, मेरे हिसाब से सेक्शन जरूरी नहीं है। आप बस मेन पॉइंट को एकदम सटीक लिखना कि आंसर खुद से लिख सको, ठीक है। इसके बाद देखो एजेंट एंटाइटल नहीं रहेगा रेम्युनरेशन के लिए, कोई मिसकंडक्ट हो रहा है लीन ऑफ गुड्स के लिए, एजेंट क्या कर सकता है बेटा कि गुड्स को रोक सकता है। अगर कोई अनपेड सेलर है, जैसे राइट ऑफ अनपेड सेलर में एक राइट होता है, राइट टू गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स को हम रोक सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट क्या कह रहा है आपका, राइट टू इंडेमनीफाई ट्रांसफर द टू कंपनसेट द लॉस, ठीक है ना। जो एजेंट है उसको कंपनसेट किया जाएगा कोई भी लॉसेस के। इसके बाद देखो बेटा लायबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल टू द थर्ड पार्टी, अगर मान लो प्रिंसिपल लायबल रहेगा कोई भी एजेंट के एक्ट के लिए, और कई कई बार एजेंट पर्सनली लायबल रहेगा। किस किस केस में रहेगा देखो आप, केसेस जब प्रिंसिपल एजेंट के एक्ट के लिए रहेगा, जब एजेंट ने एक्सीड कर दिया अथॉरिटी और प्रिंसिपल ने उसे रेटिफाई कर दिया, यानी कि एजेंट को एक गाइडलाइंस के द्वारा ऑटोनॉम प्रोफेशनल बॉडी में बोला गया है कि वो इतने इतने टाइम, मतलब सेल के टर्म्स में लेते हैं बेटा, कितने गुड्स को सेल कर सकता है, और प्रिंसिपल ने उसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। तो इस केस में कौन लायबल रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा। प्रिंसिपल बाउंड रहेगा नोटिस गिवन टू द एजेंट, कि अगर कोई कोई भी नोटिस इंफॉर्मेशन एजेंट के पास है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा बेटा, उसके पास मतलब कि प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द नोटिस गिवन टू द एजेंट। अगर कोई भी नोटिस इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो रही है एजेंट के पास, तो बेसिकली इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन conducted by him for the principal, in such case principal is liable for the agent act। इसके बाद प्रीटेंडेड, ये प्रीटेंडेड क्या है बेटा, कोई बताएगा? प्रीटेंडेड एजेंट क्या है बेटा, कोई बताएगा? यस, It's a kind of sleeping agent. हाँ वेरी गुड। प्रीटेंडेड को स्लीपिंग या फिर रिप्रेजेंटेड, जैसे एस्टॉपल पढ़ा था ना हमने, एजेंट बाय एस्टॉपल, रिप्रेजेंट करना है हिमसेल्फ। तो लाइबिलिटी ऑफ प्रीटेंडेड एजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है हिमसेल्फ, तो कौन, प्रिंसिपल, अगर उसने रेक्टिफाई अप्रूव कर दिया टू एक्ट एज अ एजेंट, तो इसके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो इस केस में कौन लायबल रहेगा बेटा, प्रिंसिपल लायबल रहेगा थर्ड पार्टी के। इसके बाद बेटा आपका आता है लायबिलिटी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड, इस केस में भी कौन है, आपका एजेंट है। इसके बाद लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल की एजेंट का अनऑथराइज एक्ट है, जैसे कि ए ने कंसाइन किया बी को सेल के लिए और इंस्ट्रक्शन दे दिया कि सेल नहीं होनी चाहिए फिक्स प्राइस के अंडर। अब सी ने इस बात को इग्नोर कर दिया, एंटर कर दिया और बी को सेल कर दिया, तो ए बाउंड रहेगा इसके कॉन्ट्रैक्ट।
इसके बाद देखो प्रिंसिपल जब अननेम है, जब एजेंट का डिस्क्लोज नहीं हो रखा है, तो इस केस में कौन है? प्रिंसिपल रहेगा। जब एजेंट ने इमरजेंसी या गुड फेथ को एक्ट कर रखा है, या एजेंट इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के। इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट बेटा जैसे कि एजेंट क्या है, 18 ईयर्स से कम है, डिसक्वालिफाइड बाय कोर्ट है, याद है ना बेटा, माइनर है, माइनर डिसक्वालिफाइड बाय कोर्ट हो गया। और कोई और बताओ बेटा, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, कोई सर मुझे साउंड माइंड का नहीं है। हाँ, अनसाउंड इंसॉल्वेंट है, वेरी गुड। और बोलो बेटा, एलियन एनिमी, एलियन एनिमी हो गया। दूसरा उसको मतलब कोई भी इलीगल एक्टिविटी में ना वो इन्वॉल्व हो, उस पे लीगली वो चीज ना इम्पोज की गई हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना कर पाए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद देखो, अब एजेंट कब कब पर्सनली लायबल रहेगा। सबसे पहले जब कोई अनडिस्क्लोज एजेंट है, उसने अपने करेक्टर के बारे में नहीं बता रखा है, वो किसी फॉरेन प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, फॉरेन यानी आउटसाइड इंडिया, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें उसने क्लियर साइन नहीं कर रखे हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक पोजेस नहीं कर रहा है पावर को, ट्रेड यूजेस कस्टम होल्ड कर रहे हैं लाइबल किसके लिए, सर्टेन काइंड ऑफ बिजनेस के लिए, एजेंसी कपल्ड है इंटरेस्ट के लिए। ठीक है बेटा। इसके बाद जब वो एक्ट कर रहा है प्रिंसिपल, जब वो आपका फॉरेन सिविलियन या फिर एम्बेसडर है, ठीक। इसके बाद देखो, प्रिंसिपल नॉट बाउंड बाय एन एक्सेस इज नॉट सेपरेबल, यानी कि ए ने बी को ऑथराइज किया 500 भेड़ बेचने के लिए, बी ने क्या करा, बी ने 500 खरीद लिया और 200 लैम्प फॉर सम ऑफ 6000। तो ए क्या कर रहा है, इस होल ट्रांजेक्शन को रेपुटेट कर रहा है, यानी कि मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है। ठीक है। अब इसके बाद देखो लास्ट बेटा, अभी दो और टॉपिक है, करवा रहा हूं मैं, टर्मिनेशन करवा देता हूँ। टर्म यहां तक आया बेटा साउंड में? किसी को बोरियत तो नहीं लग रही ना? वाल्मीकि मिश्रा, ललिता, वेद व्यास। ठीक है सर, रिवीजन करेंगे एक बार तब जाके ज्यादा क्लियर हो पाएगा। हो जाएगा बेटा, कठिन जी नहीं है। जी ठीक है जी। ना, शुरू से सोचो, एलएलबी सेकंड ईयर थर्ड ईयर इजी, तब जब हाँ लाइफ में सोचोगे ना इजी, तो इजी ही लगेगा। जी और जैसे ही मेरी क्लास हो, तो रात को जैसे आप ऑफिस जाते हैं बेटा, तो रात को 1 घंटा आधा घंटा निकाल के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। जी जी। तो स्टार्ट ही से ही कर दो, क्योंकि जो सेकंड और थर्ड ईयर के पेपर होते हैं बेटा, वो जून में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। जो आपके फर्स्ट ईयर के थे, वो फर्स्ट ईयर के कब होते बेटा? अगस्त में होते क्या एग्जाम? सितंबर में हुआ था सर, इस साल बहुत ज्यादा डिले हो गया था। हाँ, कुछ ज्यादा ही डिले हो गया दो था। तीन बार चेंज हुआ जी, बहुत ज्यादा डिले हो गया। जो सर बच्चों ने आपसे हाँ हाँ जी, एक रिक्वेस्ट रहेगी। अभी जो थर्ड ईयर के बच्चे होंगे तो हाँ उनके हाँ पास सेकंड ईयर के जो एग्जाम्स आए होंगे ना, क्वेश्चन पेपर्स, हाँ, उनको वो आप रख दूंगा। लेना मंगा के। हाँ जी। बिल्कुल बेटी, यार बेटा कोई बोलने वाली बात है? मैं टीचर मैंने फर्स्ट ईयर में नहीं करवाया था क्या? नहीं नहीं, वो तो कराया था, क्योंकि हम्म। आपके पास तो वो आते ही है फिजिकली क्लासेस के लिए। हाँ हाँ, ठीक है ना, फिजिकली कोई नहीं आता बेटा, जब से ऑनलाइन हुआ था कोई नहीं आ रहा, आते एक दो बच्चे, पर ले लूंगा मैं। ठीक है। इसके बाद देखो, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में सबसे पहले एक्ट ऑफ पार्टी, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, जब इम्पॉसिबल हो किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो एक्ट ऑफ पार्टी में या तो म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है, या तो प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है, या फिर रिअनाउंसिएशन बाय द एजेंट, यानी रिअनाउंस कर दिया। रिअनाउंस यानी वही, एजेंट ने मना कर दिया टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या होता है, एजेंसी कब रिवोक्ड हो सकती है, जब एजेंट ने कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट किया। प्रिंसिपल से रिवोकेशन कब हो सकता है बेटा, जब अथॉरिटी आपकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, अथॉरिटी आपकी पार्शली एक्सरसाइज हो रखी है, मतलब अमाउंट इतना देना था, अमाउंट की प्रिस्क्राइब लिमिट की जगह पे मैंने कुछ बेसिक अमाउंट को पे किया। इसके बाद कंपनसेशन रिवोकेशन का किसी प्रिंसिपल या एजेंट से हो रहा है, नोटिस ऑफ रिवोकेशन दे रखा है। ठीक है ना। रिवोकेशन और रियूनाइजेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो रखा है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, आपका ये प्रिंसिपल के द्वारा
वापस लिया जाए। प्रिंसिपल ने एक नोटिस दे दिया तो एजेंसी को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके बाद देखो बेटा आपके ऑपरेशन ऑफ लॉ को एक बार पढ़ लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम का एक्सपायरी हो गई, किसी की डेथ हो गई, फिर प्रिंसिपल है या फिर आपका कौन है बेटा, आपका एजेंट है, इंसॉल्वेंसी हो गई, और इसके बाद पार्टीज बिकेम द एलियन एनिमी हो गई। ठीक है, इसके बाद देखो अब लास्ट बेटा आपका एक टॉपिक मैं कराना चाहता हूं, एजेंट, सब एजेंट और सब्स्टिट्यूएंट एजेंट। तो मुझे कोई बताना चाहेगा सब एजेंट और सब्स्टिट्यूएंट एजेंट में क्या फर्क होता है? बताओ बेटा। सर सर, सब्स्टिट्यूट मतलब कि आपके बिहाफ पे मैं करूंगा, मतलब आपके behalf एजेंट पे- का भी एजेंट। हाँ, सब एजेंट ठीक है मतलब कि ना? आपके अंडर में काम करूंगा मैं, और हाँ सब्स्टिट्यूट मतलब कि आपके बिहाफ पे काम करूंगा, कि मतलब आप नहीं हो, हाँ, मैं वेरी आपके गुड। behalf पे काम करूंगा। पर सब इसमें एक एजेंट मैं मतलब बताना चाहता हूँ बेटा डिफरेंस, तो आपको थोड़ा सा समझ में आए कि सब एजेंट कौन होता है और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होता है। तो देखो सब एजेंट कौन होता है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं बेटा। देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो प्रिविटिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मेरा सामान को शिप को लोड करने का बिजनेस है। ठीक है, सामान को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का बिजनेस है। तो जो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने किसी और कंपनी को प्रेफर किया, ठीक है ना, वो नहीं भेज सकती, कोई और कंपनी भेज सकती है। तो जो दूसरी कंपनी भेज रही हो वो क्या है बेटा आपके लिए, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो अब मेरे एजेंट के थ्रू नहीं मिला, मुझे कहीं किसी अननोन से मिला। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होता है बेटा, जो प्रिविटिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता नहीं कि स्ट्रेंजर उसमें एंटर हो सकते हैं। और सब कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, जिसमें कोई स्ट्रेंजर एंटर नहीं हो सकता है। यानी एजेंट का एजेंट क्या है, सब एजेंट है। और एजेंट का जो अननोन पार्टी, मैंने किसी अननोन एजेंट से काम कराया, वो आपका क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है। ठीक है, तो सब एजेंट क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल एजेंट को अननोन रहता है, वहीं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल रहेगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सर। मनीषा क्लियर है बेटा? सर सगोपा, क्लियर है। सर क्लियर है। यश, वेद व्यास। यस सर क्लियर। तो बेटा देखो सब्स्टिट्यूटेड और सब एजेंट को हम नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर में खत्म करने वाला हूं। मैं पहले कुछ बातें करना चाहता हूं बेटा आपसे, कि अभी तक आपको समझ में आया सब कुछ कि नहीं आया? बताओ बेटा। आगे सर सर आगे। सर आ गया, अब आ हम गया सर, रिवाइज करेंगे क्लियर। तो आ जाएगा और क्लियरली। पक्का ना बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, बस रिक्वेस्ट है कि ये नोट्स नो भिजवा सर। दीजिए प्लीज। नो सर, कोई नहीं है। नोट्स यार, तो मैम को मैं भिजवाता हूँ बेटा, पिछली क्लास से पहले भिजवा देता हूँ, सर मैं बोल आपका दूँ। और आपका सिलेबस भी सर साथ में। नहीं सर, पिछली आज ही बार भिजवा सर दीजिए। आज मॉडल लो भिजवा का दीजिए। ओएमआर नहीं भेजा था आपने, उसमें बड़ी तकलीफ हुई थी, इस बार ध्यान रख लेना। किसमें यश? मुस्लिम लो का ओएमआर नहीं भेजा था सर। ओएमआर मतलब वही प्रीवियस ईयर पेपर? नहीं नहीं, जो बुकलेट है ओएमआर की, तो उस वजह से डिफिकल्ट लगा था। यार देख बेटा, मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग को, पर हम भी बेटा टीचर हैं और यहाँ हम एकेडमी जो चला रही है मैम, कई बार क्या होता है बंदा थोड़ा बिजी हो जाता है तो स्किप हो जाता है। तो एक बार आप मुझे भी याद दिला दिया करो बेटा, ठीक है? सर आप अपना नंबर शेयर कर लीजिए, नहीं आपको नहीं वैसे तंग नहीं करेंगे, बस रिमाइंड करा दिया करेंगे कि नहीं ये नहीं, देख भेज देख दो। बेटा, देख ललिता, एक बात को मैं नंबर किसी को नहीं देता है। मैं सच बताऊं, मैं कितनी जगह पढ़ाता हूँ, मैं काफी एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, मैं यहाँ नहीं, मैं काफी एसोसिएशन से, पर नंबर देखो, सॉरी, मैं किसी को भी नंबर नहीं देता। नहीं नहीं सर, ठीक ठीक है, है? बट आपका उसमें तो होगा हाँ ना, जो आपका बना हुआ है ग्रुप, उसमें तो आपका हाँ। नंबर ऐड होगा, तो वो जब आप मैसेज करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, राइट? नो, ही नहीं इज नॉट नहीं, इन द ग्रुप। नो 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 तो नहीं है सर, नहीं है उसमें।
अरे बेटा मैं किसी ग्रुप से नहीं, मैं, आप टेंशन मत लो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप किसी क्लास में आओ, मुझसे पूछो डाउट, मैंने मना थोड़ी ना किया। मेरे एंड से सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। ये जो नोट्स है मैं नीतू मैडम को बोल दूंगा, इस नोट्स के साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट भी जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट और क्लास साथ में रहेगी, सिलेबस भी सर, सेकंड ईयर का हाँ सिलेबस भी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल, सिलेबस सब सिलेबस पे मिल जाएगा, जी जी ठीक है। बुक्स कब ठीक तक है ना। मिलेगी सर? अब बुक्स तो बेटा देख मैडम से ही पूछो, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं, वैसे भी बुक्स का आपको जरूरत है नहीं, मेरे नोट सफिशिएंट है। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम आ रहा है ना तो मेरे नोट्स ही सब कुछ है। अगर सब्जेक्टिव है, अगर ओएमआर बेस है तो हाँ बुक्स ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नो तो सर। जो सब्स्टिट्यूटेड और सब एजेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जी ठीक है। आज की क्लास को अगर हम एंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा, ओके सर, थैंक यस यू। सर। ठीक है बेटा। जी सर। जा सकते हो, ओके नेक्स्ट सर। क्लास में मिलेंगे बेटा सेम टाइमिंग पे। जी। आज ओके की सर, क्लास बढ़िया लगी सबको? यस सर। जी सर। थैंक यू। यस सर। ठीक है बेटा, जा सकते ओके हो आप सर, सब, थैंक यू। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ठीक। वाल्मीकि सगुफा जा सकते हो आप, क्लास एंड हो थैंक गई यू बेटा, सर। थैंक यू, हैव ए ठीक है, ग्रेट डे, बाय। ठीक है बेटा, ठीक। सगुफा जा सकते हो आप, ठीक।